देखो, ऑनलाइन पैसे कमाने के 3 ही रूल है। मतलब कंटेंट क्रिएशन के थ्रू आपकी मतलब गाड़ी ही तो है, इतनी बड़ी बात क्या हो गई। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि हमारे एफिलिएट को मेरे को ये रेवेन्यू बना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आज हमारे स्पेशल गेस्ट हमारे साथ है सतीश भैया, सतीश के वीडियोस के सीईओ एंड फाउंडर। एंड मज़े की बात आपको बताऊं तो मैं उनका चेला रह चुका हूं। जब मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की थी या मुझे जब कीड़ा आया कि ऑनलाइन अर्निंग हो सकती है, तो उस दौरान मैंने सतीश भैया को बहुत ज़्यादा देखा है। उनके मतलब शायद ही कोई वीडियो होंगे, शायद ही कोई पॉडकास्ट होगा जो मैंने छोड़ा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ना चीजें रियलिटी पता लगती थी कि वो कितना पैसा कमा रहा है। मुझे पूरे पॉडकास्ट में ना पार्ट एक अच्छा लगता था, अर्निंग बताओ कितना कमाते हो। तो मैं पहले वो देख लेता था कि ये पॉडकास्ट अगर मैं देख रहा हूँ तो इससे जो लर्निंग मिलेगा, मैं आने वाले टाइम में उससे कितना पैसा कमाने वाला हूँ। वो चीज देखने के बाद देन मैं पूरा पॉडकास्ट देखा करता था। तो चलिए मिलते हैं। हेलो सतीश भैया, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, नमस्ते जी, और थैंक यू सो मच कि अपने चैनल पर मुझे फीचर कर रहे हैं। बहुत थैंक यू भैया, आप आए। हमें बहुत हम बहुत मतलब बड़भागी हैं कि आप हमारे चैनल। जिस तरीके से आपने इंट्रोडक्शन दिया, मेरे ऊपर मतलब प्रेशर आ गया कि मेरे को अच्छा डिलीवर करना है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जैक्टली, हाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सतीश भाई, आपसे पूछना चाहूंगा कि जो ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं लोग, ऑफ कोर्स सबके दिमाग में आता है ना, या तो कोई नौकरी करे या कोई एक्स्ट्रा पार्ट टाइम करे, बट पैसा कमाए। और अगर वो ऑनलाइन हो जाए घर बैठे बैठे, तो वो तो सोने पे सुहागा, कहीं जाना नहीं पड़ा, कहीं मेहनत नहीं करी। तो हमें पता है कि आप ऑनलाइन पैसा कमाने में खुद भी एक्सपर्ट हो और आपने लोगों को सिखाया भी। तो आपकी जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला बताइए कौन सा ऐसा स्टेप था जहाँ पे आपने ऑनलाइन मनी अर्न करना शुरू करा? ठीक है। तो हर किसी को मतलब एक जो पैसा कमाना है, हर किसी के लिए एक नीड है। और नीड के बाद फिर धीरे धीरे हम पैसा इसलिए कमाते हैं कि हम अपने शौक को भी पूरा कर पाए, अपने सपने पूरा कर पाए। तो बट शुरुआत होती है नीड से होती है, और एक अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनानी होती है। इसलिए हर कोई चाहता है कि हम थोड़े बहुत पैसे अर्न करें, इंडिपेंडेंट हो पाए। तो वैसे ही जब मैं कॉलेज में था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरी जॉब नहीं लगेगी, क्योंकि मुझे ना कोडिंग नहीं आती थी, ना ही समझ में आती थी, इंटरेस्ट भी नहीं आता था, और मेरे को इंग्लिश नहीं बोलने आता था। आज भी मतलब इंग्लिश में मतलब थोड़ा पैदल हूँ। कहीं बाहर चले गए लाइक दूसरे कंट्री में, तो वहाँ पर मजबूरी है तो थोड़ा बहुत निकल जाता है। इंडिया में तो मतलब किसी से बोलना हो तो इंग्लिश बोलने में थोड़ी समस्या होती है। तो मैंने मान लिया था कि यार मेरी नौकरी नहीं लगेगी, मेरे को कोई अच्छा मेरे को जॉब क्यों देगा कोई, मेरे को तो कोडिंग नहीं आती है। तो फिर मैंने ढूंढना शुरू किया कि यार पैसे कैसे कमाए। गूगल से मैंने पूछा कि भाई हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। फिर मेरे कॉलेज में एक दोस्त था मेरा, तो वो गूगल एडसेंस से पैसे कमाता था। मतलब वो ब्लॉगिंग करता था, वेबसाइट चलाता था, और वहां पर एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट डाल के वो पैसे बनाता था। महीने के 60-70 हज़ार कमाता था। इवन वो फीस भी अपनी खुद दे देता था। तो उससे मैंने पूछा भाई बता दो, तो उसने बोला कि गूगल एडसेंस। फिर वही गूगल एडसेंस ने मेरी जिंदगी बदल दी। ये मुझे पता चला कि या तो आप वीडियोस बना के यूट्यूब पे, या फिर आप टेक्स्ट कंटेंट लिख के ब्लॉगिंग करके आप गूगल एडसेंस के थ्रू मोनेटाइज करके पैसे बना सकते हो। वहां से मेरी ऑनलाइन कमाई की जर्नी शुरू हो गई। एंड मेरी जो फर्स्ट इनकम थी, ऑलमोस्ट मेरे को याद है आज भी कि 2015 से मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हुआ। 2014 से मैं लग चुका था, तब मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में था। एंड मेरी जो पहली पेमेंट आई थी 4th ईयर के फाइनल ईयर में आई थी, 2016 में मेरी पहली पेमेंट आई थी। 126 या $27 की ऑलमोस्ट थे, 6-7 हज़ार रुपए थे उस समय। डॉलर का रेट जो था 60 से 65 के बीच में था। तो वो मेरी पहली पेमेंट ने मेरे को बिलीफ ला दिया मेरे अंदर कि ऑनलाइन पैसे कमाए जा सकते हैं, क्योंकि वो मेरे अकाउंट में आ चुके थे। वो बिलीफ जब आया तो मैंने बोला जो $100 मैंने आज कमाए, भले 1.5 साल लगे, अब इस 100 को ना मैं और 100 गुना मेहनत करके इससे ज्यादा बनाऊंगा। मतलब 100 को 10,000 बनाऊंगा, मैं 100 को 1,000 बनाऊंगा, फिर 1,000 को 10,000, फिर 10,000 को 1 लाख। मतलब ऐसे करके मैं इसको स्केल करूंगा। क्योंकि ऑनलाइन में एक चीज है कि लिमिटेशन कोई नहीं है। मतलब आप देखोगे कि एक से एक लोग हैं जो बहुत पैसा बना रहे हैं। मैं तो क्या ही बना रहा हूँ, मैं जिनसे मिलता हूँ, जिनके साथ वीडियोस करता हूँ, बहुत पैसा बना रहे हैं। वो बिलीफ जनरेट होने की वजह से, मेरे अंदर वो बिलीफ आने की वजह से मैं लग गया। और फिर वहीं कॉलेज जैसे मेरा खत्म हुआ, मैं मुंबई चला गया, और वहां से मैंने फुल टाइम ले लिया यूट्यूब को और ब्लॉगिंग को। तो ब्लॉगिंग से जो पैसे आते थे, वो पैसे को मैं इन्वेस्ट करता था अपने यूट्यूब में, क्योंकि यूट्यूब में शुरुआत में पैसे नहीं आ रहे थे, 300-400 सब्सक्राइबर थे। तो यूट्यूब को बिल्ड इसलिए कर रहा था, मुझे फेमस होना था। तो साथ ही साथ मैं ब्लॉगिंग से पैसे कमाया जा रहा था और यूट्यूब को भी ग्रो कर रहा था। तो मैंने एक साथ पे 4-5 चैनल्स बना दिए। तो ऐसे करके मेजरली जो मेरा पैसा जो मैंने कमाया, कंटेंट क्रिएशन से कमाया। देखो, ऑनलाइन पैसे कमाने के 3 ही रूल है, 3 ही तरीके हैं।
पहला है तो कोई प्रोडक्ट सेल करो आप, दूसरा है तो कोई सर्विस दो, और तीसरा है कंटेंट क्रिएशन। मतलब कंटेंट क्रिएशन के थ्रू आप किसी और की सर्विस या किसी और के प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हो। तो मेजरली जो पैसा मतलब या पैसे कमाने का जो रूल है, फंडामेंटल है, वही है कि आपको कुछ ना कुछ सेल करना है। तो मेरे केस में ये था कि मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ किसी और के प्रोडक्ट का। मतलब अगर मैं कंटेंट बना रहा हूँ तो उस कंटेंट में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं या कोई ना कोई प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है, तो उन लोग उसको परचेस कर रहे हैं या उसके ऐड दिखाए जा रहे हैं, तभी तो मेरे को पैसे मिल रहे हैं। यूट्यूब क्यों पैसे देगा? एड्स के पैसे दे रहा है। तो एड्स में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट या सर्विस है, यही समझना है, ये कॉन्सेप्ट समझना है। ऑनलाइन पैसे कमाना हो चाहे ऑफलाइन पैसे कमाना हो, हमें कुछ ना कुछ सेल करना है। तो मेरे केस में मेरा कोई प्रोडक्ट नहीं था, तो मैं कंटेंट बना के मैंने पैसे कमाए। तो मेजर मेरा जो रेवेन्यू है कंटेंट क्रिएशन से। अब जाके हम धीरे धीरे प्रोडक्ट में उतर रहे हैं। एक हमने अभी टूल बनाया रिसेंटली, तो वो अभी हमने प्रमोट करना चालू किया। तो ये जर्नी रही है मेरी ऑनलाइन कमाने की, और लोगों को भी ऑनलाइन पैसा कमाना है, तो यही 3 चीजें ध्यान रखनी है, या तो सर्विस या प्रोडक्ट या मार्केटिंग। राइट। बट यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा कि आपने स्टार्ट तो कर लिया, ग्रीड नहीं थी, नीड थी बेसिकली। आइडेंटिटी का वो था कि आइडेंटिटी भी बना, फेमस होना है। बट आपको ये था कि टेक्स्ट वाले कंटेंट से पैसा बन रहा है थ्रू एडवर्टीजमेंट, गूगल। उसमें फेमस नहीं हो सकते थे, फेमस नहीं हो सकता था, बट यूट्यूब से फेमस होना है। बट आपको नहीं पता था कि शायद कि ये बहुत बड़ा स्केल कर जाएगा या आने वाले समय में इसकी वैल्यू होने वाली है। इतना नहीं पता था, बट ये था कि कुछ लोगों को मैंने देखा था जो यूट्यूब से काफी अच्छा खासा लाइफ जी रहे थे और काफी अच्छा उन्होंने बना लिया था। तो कहीं ना कहीं ये था कि जैसे मेरे को डॉलर्स दिख गए थे, तो वहां से मेरे को लग गया था कि हाँ चलो कुछ तो हो सकता है। ग्रेट ग्रेट। तो आपने ऑफ कोर्स कुछ लोगों को देखा भी, और सबसे बड़ी चीज की फेम लेना या फेमस होना है। बट जब ये चलना शुरू हुआ तो एक तो समय था कि आप कंटेंट बना रहे थे उस वजह से, बिकॉज उसकी आपको जरूरत थी, आपने फेमस भी होना और अर्न भी करना है। बट कहाँ जाकर हमें पता लगा या आपको पता लगा कि मेरे को अब कंटेंट जो है वो ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है कि उनकी कैसे हेल्प हो जाए? आपकी तो वही रही है। हाँ, तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि 2018 तक मैं जो कंटेंट बना रहा था, कॉमेडी बनाता था, प्रैंक्स करता था, या फिर रिएक्शन लेता था लोगों से कि डिमोनेटाइजेशन हो गया, अभी आपका क्या रिएक्शन है, या फिर जियो आ रहा है तो जियो में फ्री डेटा मिल रहा है, इसके पहले आप इंटरनेट के लिए पे करते थे। अब आज के लिए लोगों को लग रहा होगा कि नॉर्मल चीज है, डेटा वगैरह इतना सस्ता है, बट उस टाइम पे 300 रुपए में 1 GB मिलता था। अगर आपको याद हो, 2016 से पहले है ना, 2016 से पहले, तो मतलब 300 के आसपास में 1 GB इंटरनेट मिलता था। तो वो हमारे लिए बहुत महंगा इंटरनेट होता था, और हार्डली किसी के पास इंटरनेट एक्सेस होता था। लोग नहीं तो सिर्फ फोन पे बात करने के लिए यूज करते थे। तो उस पर मैंने रिएक्शन वगैरह लिया था, तो वो सब हम करके मैंने करियर अपना स्टार्ट किया था। तो पैसे वहां से बन रहे थे। फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे शायद मैं आया था कि नहीं, आप फेसबुक पे किसी ने मैसेज किया होगा, भाई आप कैसे पैसे कमा रहे हो, क्योंकि धीरे धीरे लोग आपका लाइफ दिखने लगता है सोशल मीडिया पे। अगर आप जैसे जैसे चीजें शेयर करते हो, तो मैं भी फेसबुक पे फोटो शेयर कर रहा हूँ, अलग अलग लोगों से मिल रहा हूँ। तो लोगों ने मेरे को क्वेश्चन पूछे कि भाई तुम कैसे पैसे कमा रहे हो, थोड़ा हमें भी बताओ। तो फिर मेरे को आइडिया है यार, एक चैनल और बन सकता है कि यार मैंने जैसे पैसे कमाए हैं मैं भी लोगों को बताऊं कि भाई कैसे पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि ब्लॉगिंग के बारे में थोड़ा बहुत पता तो चल चुका था। इवन जब मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि कैसे मैंने $100 से $1000 अपनी इनकम करी है, एक मैंने बढ़िया सा आर्टिकल बनाया था उस टाइम पे, जो लोगों ने बहुत पसंद किया था, क्योंकि इसमें पूरी जर्नी बताई थी कि 100 से $1000 पहुंचने तक की मेरी कहानी। तो मैंने उसमें बताया था कि मैं मुंबई गया और कैसे हम चौल में रहते थे, और फिर कैसे कैसे हमने अलग अलग चैनल स्टार्ट करे। फिर आज के डेट में मैं 60,000 रुपये महीने कमा रहा हूँ। तो वो जो आर्टिकल मैंने लिखा था, तो उसके बाद ही लोगों ने डिमांड किया कि भाई हमें भी सिखाओ ब्लॉगिंग क्या होता है। तो जाके मैंने ब्लॉगिंग के ऊपर वीडियोस बनाए। फिर मेरे को लगा कि चलो ब्लॉगिंग हो गई, बट कई लोगों को ब्लॉगिंग नहीं करना है, तो क्या क्या और तरीके हैं लेजिट वे जिससे हम ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने बताई, और मैं तभी बताता हूँ जब मैं पहले खुद ट्राई करता हूँ, क्या एफर्ट्स लग रहे हैं, कितना स्ट्रगल है, कितना सही चीज़ है कि नहीं है। ये सारी चीज़ ट्राई करने के बाद कितना एफर्ट लग रहा है, टाइम लग रहा है, सारी चीज़ें मैं केस स्टडी के तौर पे लोगों को दिखाने लगा था। और साथ ही साथ मैं उन लोगों को फीचर करने लगा था अपने यूट्यूब चैनल पे जो ऑनलाइन जिन्होंने अपना करियर बनाया था मेरी तरह, या फिर उनकी भी जर्नी अलग होगी, बट वो भी जीरो से उठ के आए थे। मतलब कोई BMW लिया था अपने पैसे, मतलब उस पैसे कमा के, किसी ने बड़ा घर लिया था। तो ये सब चीज़ें स्टोरीज मैं शेयर करने लगा अपने यूट्यूब चैनल पे। उनसे साथ ही साथ पूछता था कि जैसे भैया ने बताया कि लोगों से मैं पूछता था, वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही वो चीज़ आता था कि आप महीने का कितना कमा रहे हो, जिससे लोगों का भी इंटरेस्ट बना रहता था और वीडियोस देखते थे। तो मैं अपने तरीके बता रहा हूँ लोगों को, और साथ ही साथ जिनको फीचर कर रहा हूँ उनके तरीके लोगों को पता चल रहे थे। तो ये सिलसिला चालू हो गया था 2018 से, कि इन लोगों को भी मैं सिखाने लगा कि आप कैसे पैसे बनाओगे। इस पूरी स्टेटमेंट को अगर आप जानते सुने कि लोगों ने इनको फॉलो किया, इनका कंटेंट देखा, एज इट इज इनको फॉलो करते हुए या अपना रास्ता बनाते हुए उन्होंने एक मंजिल तक गए।
इनफैक्ट ये लाइव एग्जांपल्स हैं, देवा भाई भी हैं और मैं भी हूँ। और वो टाइम जो था 2016-17 जब हम चीज़ें सीख रहे थे, मैंने भाई आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। तो और क्योंकि मैंने जैसा आपने बताया कि कोडिंग नहीं आती है तो फिर कुछ तो करना होगा। तो मैं भी आईटी बैकग्राउंड से हूँ, कोडिंग का लिटरली मेरा भी उतना अच्छा एक्सपीरियंस था नहीं। तो मैंने जितना हो सका नौकरी करी कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए। बट देन उसके बाद फिर मैंने ऑनलाइन जो है पैसा कमाने का जो सिनेरियो था वो समझा, एंड देन वेबसाइट से स्टार्टिंग करा कि ये स्किल है। तो जैसे आप बता रहे हैं ब्लॉगिंग, तो मेरा भी था। फिर ओके वहाँ से मेरे को कंटेंट भी लिखना है। फिर धीरे धीरे इसी कंटेंट, आपके कंटेंट के ही मदद से, या एक दो और लोग थे वहाँ पे उस समय जो मेन थे, राइट। अब तो बहुत सारा कंटेंट आने लग गए, उससे कंफ्यूजन भी होती है। बट एक साफ सुथरा कंटेंट आप बना देते और एक दो रहते, और आई एम श्योर आपको भी काफी हेल्प मिली है। तो इतना जो इन्होंने बनाया सिनेरियो, और उस सिनेरियो में कहीं ना कहीं मैं और देवा भाई भी आते हैं जिन्होंने शुरुआत तो करी, बट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमने अपने एक रास्ता बनाना शुरू करा और हम मार्केट में भी आए। बिल्कुल, बहुत सारे लोग करते हैं, शुरुआत कर लेते हैं बट बीच में छूट जाते हैं या फिर कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है कि बस आए हैं, ये चीजें किया और कल से ही चीजें होने लग जाएंगे। ब्लॉग जैसा पेशेंस रखना पड़ता है और थोड़ा सा वो चाहिए होता है कि होता है ना कि तुरंत रिजल्ट नहीं आएगा। कई बार क्या होता है कि आपको जो चीज करने में 1 महीना लगे, मेरे को हो सकता है साल भर लगे। मेरे लिए ट्रेडिंग मेरे को नहीं समझ में आता, मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ, मेरे को ट्रेडिंग नहीं समझ में आता, या फिर मेरा इंटरेस्ट नहीं, जैसे कोडिंग में मेरा इंटरेस्ट नहीं था वैसे ट्रेडिंग में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, बट इन्वेस्टिंग मेरे को समझ में आती है। इन्वेस्टिंग में कर रहा हूँ, पिछले 5 साल से मैं कर रहा हूँ, तो मेरे को वो चीज़ समझ में आती है, उसके बारे में पढ़ना भी पसंद है, समझना भी पसंद है। बट ट्रेडिंग मेरे को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है पर्सनली मेरे को, तो वही मैं कह रहा हूँ। तो ये चीज़ आपके लिए ईजी है, मेरे लिए हार्ड है। तो ऐसे हो सकता है कि जो चीज़ें मैंने शेयर करी लोगों को कि भाई ये तरीके हैं पैसे कमाने के, तो कई लोगों को रिजल्ट 6 महीने में मिलेगा, किसी को भाई 1 साल में मिलेगा, किसी को 2 साल में मिलेगा। तो वो अलग अलग लोगों पे अलग अलग टाइम लगेगा। तो कई बार क्या होता है कि भाई अगर मैंने मेरी लाइफ अगर 3 साल में बदल ली, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सामने वाला जो देख रहा है वो भी 3 साल में लाइफ बदल लेगा। पेशेंस चाहिए, उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, चीज़ें सीखनी पड़ेगी कि भाई कि इसने क्या ऐसा करा कि इसको रिजल्ट आ गया, मैं ऐसा क्या मिस्टेक कर रहा हूँ कि मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, वो चीज़ें फिगर आउट करनी है। तो सतीश भाई ने बताया कि इन्वेस्टिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग इनको पसंद है, तो एक बार ना क्विक डिस्क्रिप्शन दीजिए। ब्लॉग आपने स्टार्ट किया, ब्लॉग आपने वर्ड यूज़ किया कई बार, हो सकता है कोई नया हो जो अभी सोच रहा हो कि ऑनलाइन अर्निंग करनी है, बट ब्लॉग एक्चुअल में है क्या? क्योंकि लोगों को लग रहा होगा कैमरा पकड़ के ब्लॉगिंग करने को ब्लॉग बोला जाना है। तो बेसिकली एक बार आप थोड़ा सा क्विक ये तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट वे है पैसे बनाने का इंटरनेट से, ब्लॉगिंग। आई थिंक 20 साल पहले ये आ चुका था मार्केट में। इंडिया में भी काफ़ी पहले से लोग कर रहे हैं। अमित अग्रवाल हैं जो उनको बोला जाता है फादर ऑफ ब्लॉगिंग, तो उनकी वेबसाइट आज भी चलती है। उन्होंने बहुत पहले शुरू किया था, आई थिंक 2004 या 2005 में शुरू किया था, और आज भी उनकी साइट चलती है। और वो उन्होंने IIT से सोचा, उन्होंने ग्रेजुएशन किया अपना। IIT वालों को तो ऐसे अच्छा तगड़ा जॉब मिलता है, बट उन्होंने जॉब ना करके ये चीज़ें करी। जॉब उन्होंने शुरू में किया होगा, बट उन्होंने ब्लॉगिंग से ही अपना पूरा करियर बनाया, और आज भी ब्लॉगिंग से पैसा बनाते हैं, बट अंडरग्राउंड है। अभी वो आते नहीं है, मतलब इंटरनेट पे अपना वो इंटरव्यू वगैरह नहीं देते हैं। इवन मैंने एक बार रीच आउट भी किया था, तो वो अमित अग्रवाल है। तो हालांकि ये बहुत पुराना तरीका है। आज हम देखेंगे कि तो जो कंटेंट कंजप्शन है वीडियोस का ज़्यादा बढ़ चुका है, तो लोगों का ये बिलीव होता है कि यार टेक्स्ट आज के ज़माने में कौन पढ़ता रहेगा। बट अगर आप बहुत सारे टूल्स होते हैं, अगर आप चेक करने जाओगे कि google.com कितने लोग सर्च करते हैं, मतलब गूगल से लोग जाके सर्च करके कोई कंटेंट कैसे रीड करते हैं या देखते हैं, आप देखोगे तो बहुत बिलियंस में लोग हैं। जितने लोग नहीं है उससे ज़्यादा सर्चेस हैं, ठीक है। विकीपीडिया के बारे में पता होगा, वो भी टेक्स्ट कंटेंट है, उस पर भी लोग पढ़ते हैं। quora.com है, वहाँ पे भी टेक्स्ट कंटेंट पढ़ते हैं। medium.com है, वहाँ पे भी लोग टेक्स्ट कंटेंट पढ़ते हैं। रेडिट है, रेडिट, वहाँ पे लोग आज भी लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। कोरा पे आज भी लोग क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप जाके अभी ट्रेडिंग से रिलेटेड या आप कोई क्वेश्चन सर्च करोगे ना, आपको आधे घंटे पहले किसी ने पूछा होगा। तो आज भी लोग टेक्स्ट कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा अगर ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो। अगर आपको बिलीफ नहीं है कि आज के ज़माने में कौन टेक्स्ट पढ़ता होगा, तो आप फिर नहीं कर पाओगे ब्लॉगिंग। तो हमें ये देखना है कि आज के डेट में 2024 में आने वाले टाइम में लोग कैसे शिफ्ट हो रहे हैं, उनका क्वेरी या फिर जो भी चीज़ें सर्च कर रहे हैं वो इंटेंट कैसे चेंज हो रहा है। एक कंप्लीटली शिफ्ट नहीं हुआ है वीडियो पे, लोग वीडियोस भी देख रहे हैं, और वहीं पे आप देखोगे 2016 के बाद यूजर्स भी तो बढ़े हैं, यूजर्स भी बढ़े हैं। और आज भी किसी को कुछ सर्च करना होता है गूगल ही करता है, सीधा इंस्टाग्राम पे जाके सर्च नहीं करता किसी चीज़ के बारे में जानना है तो, या फेसबुक पे सर्च नहीं करता, यूट्यूब पे जाता है या फिर गूगल पे जाता है। यूट्यूब पे भी अगर उसको उसके बारे में वीडियो देखना है तो, बट अगर कुछ फैक्ट्स देखने हैं तो आप सीधा गूगल पे जाओगे। या इमीडिएट आंसर चाहिए तो टेक्स्ट को ही देखना पड़ेगा। हमें ये देखना है कि भाई ब्लॉगिंग में
अभी भी क्या ऐसी चीजें हो रही हैं जो आज लोग सर्च करते हैं। तो बहुत सारे टूल्स हैं जिनकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि क्या कीवर्ड सर्च किए जा रहे हैं। तो रिसेंट में भी हम न्यूज़ ब्लॉग पे काम कर रहे हैं। हम जो एवरग्रीन जो ब्लॉगिंग करते थे किसी निश पे, जैसे टेक पे करते थे, तो वो धीरे धीरे थोड़ा डिक्लाइन हुआ। हालांकि हमने जो मेरा एक जो पहला ब्लॉग था techyukti.com, उससे हमने ऑलमोस्ट 25-30 लाख रुपए कमाए होंगे। फिर उसकी केस स्टडी जब हमने दिखाई तो यूट्यूब से भी हमने अच्छे पैसे कमाए। एक होता है कि आप जो चीज़ें कर रहे हो, अगर आप उसका प्रचार करोगे तो और पैसे कमाने के चांसेस है। अगर मैं उसका कोर्स बना देता तो कोर्स से और पैसे कमा लेता, ठीक है। तो हालांकि मैंने कोर्सेज नहीं बनाए। तो जो ब्लॉगिंग, अगर इसको ऐसे समझा जाए तो जो चीज़ें हम यूट्यूब पे वीडियो के फॉर्म में देख रहे हैं, वही चीज़ें अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं, जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो ब्लॉगिंग उनको कहा जाता है। टेक्स्ट फॉर्म में जो भी कंटेंट आता है और उसके बारे में अपडेट्स आते रहते हैं, वो ब्लॉगिंग हो जाता है, उसी को ब्लॉगिंग बोलते हैं। यूजुअली लोग व्लॉगिंग को वैसे समझते हैं वीडियो ब्लॉगिंग, जैसे हाय गाइस आज मैं यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ, तो वो चीज़ से डिफरेंट है। तो ये मोनेटाइज होता है गूगल एडसेंस से। अभी अफिलिएट भी अच्छा चल रहा था, बट अफिलिएट वाले में अभी एक अपडेट आया रिसेंटली गूगल का, तो अफिलिएट वाले ब्लॉग्स ऑलमोस्ट डेड हो गए हैं। तो अभी ज़्यादातर जो ब्लॉग्स चल रहे हैं गूगल एडसेंस से मोनेटाइज वाले चल रहे हैं। और उसमें भी जैसे अभी हम न्यूज़ कर रहे हैं, तो न्यूज़ में क्या है कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है कंटेंट पोस्ट करने की। तो उसमें हम गूगल डिस्कवर से ट्रैफिक उठा रहे हैं और गूगल सर्च से ट्रैफिक उठा रहे हैं। तो अब चीज़ें बदलती रहती है, हमें साथ साथ में इवॉल्व होना है। तो अगर किसी को ब्लॉगिंग आज के डेट में करना है तो हमें इस लेवल पे आके जब हम चीज़ें सीख लेंगे तब जाकर हम थोड़े बहुत पैसे कमाएंगे। तो पहले हमें घुसना पड़ेगा। अब वो बेसिक वाला जो चीज़ था ना कि यार पहले एक वेबसाइट बनाओ, कंटेंट पोस्ट करना शुरू करो, 5-6 महीने में रैंक हो जाता था, पैसे बनने लगते थे, उससे अब ज़्यादा थोड़ा मेहनत करना, क्योंकि टाइम टू टाइम चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर जिसको ब्लॉगिंग करना है तो पहले तो बेसिक तो आप सीख लो, बट आज के डेट में देखो प्लस फ्यूचरिस्टिक होकर थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, क्या चलेगा या क्या लोग सर्च करेंगे बेसिकली ना। यस। अगर देखें तो जैसे मैंने बोला कि कंटेंट क्रिएशन सबसे सही तरीका है पैसे कमाने का, तो कंटेंट क्रिएशन आप कहाँ का कर सकते हो ये भी देखो, कहाँ का स्कोप है। इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ब्लॉगिंग है, लिंक्डइन है, ट्विटर है। आप ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो, सब पे कर सकते हो। आप एक 360 क्रिएटर बन सकते हो, हर जगह पे एक्टिव हो सकते हो अगर पैसे कमाने हैं तो। मतलब आप ऑडियंस बनाओ, फिर कोई प्रोडक्ट उनको दो, या फिर कोई आपको स्पॉन्सर मिलेगा, या फिर कोई सर्विस आप अपनी पिच करो। अगर आप किसी चीज़ में महारत आपको हासिल है तो उस चीज़ के बारे में आप सर्विस सेल करना शुरू करो, या उसके कोर्सेज बना के बेचना शुरू करो। कुछ ना कुछ आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए, तो जाके आप पैसे कमाओगे, या फिर किसी और का प्रोडक्ट आपको प्रमोट करना पड़ेगा। तो सिंपल तरीका है। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा, जैसे कि आपकी जर्नी हमने सुनी और इनफैक्ट वीडियोस तो हम देखते ही थे, तो आई कैन रिलेट इट। सो उसी बेसिस पे क्वेश्चन आएगा कि जब तक आप अपने लिए बना रहे थे कंटेंट फॉर योरसेल्फ, अर्निंग एज वेल एज, बट अब जो कोविड का समय आया, क्योंकि मेरे को पता है कि आपके जो वीडियोस जो मैं देखता था या जो भी आप पहले लोग देखते होते ब्लॉगिंग के रिलेटेड, सो तो कोविड का समय आया, उसके बाद हमने आपके कंटेंट में भी ऑफ कोर्स काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती हुई दिखी। आपने ब्लॉगिंग के बाद यूट्यूब पे भी काफ़ी अच्छा वर्क किया, और जैसा आपने कहा कि कोई फॉर्म ऑफ कंटेंट जो चल रहा है आज के डेट में, मे बी 5 साल बाद वो फॉर्म ऑफ कंटेंट नहीं चलेगा, या कुछ नया आ सकता है, या वो बहुत अलग कर जाएगा, जैसे यूट्यूब की बात कर रहे हैं, राइट। सो हमें एज अ पर्सन रेडी रहना चाहिए, या आपका वो जर्नी जब आपने कंटेंट चेंज किया, यूट्यूब पे आए, या यूट्यूब पे कॉमेडी से या उस चीज़ों से लगट के आपने एसईओ और इस पे सिखाना शुरू करा, और फिर फर्दर पॉडकास्ट और इंटरैक्शंस, तो वो आपने वो जो क्विक मूव जो है वो उसको आपने कैसे अपने आप को रेडी किया? बिकॉज आज के डेट में क्या कंपटीशन इतना है कि आप अगर घुसना भी चाहोगे तो शायद वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे, राइट। तो आज की डेट में प्लस उस समय जो आपने अपना शिफ्ट किया था, तो इन दोनों में एक तो डिफरेंस समझ आएगा, और क्या क्या चीजें करी जा सकती है जो आपने उस समय करी, क्या वो आज चल जाएंगी, या क्या इसमें और ऐड किया जा सकता है? ठीक है, मैं सबसे पहले ये बताता हूँ कि जब 2018 से मैंने इस तरह के कंटेंट शुरू कर दिए, तो उस टाइम पे मेरे लिए इजी इसलिए था कि कोई और नहीं कर रहा था, तो इकलौता मैं था और जो हिंदी में सिखा रहा था। ज्यादातर कंटेंट इंग्लिश में अवेलेबल थे, तो इसलिए मेरे को इजी था घुसना। और आज के डेट में भी इजी है घुसना, इसलिए इजी है कि आपके सामने डेटा है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जैसे कि बहुत आपको गैप तुरंत पता चल जाएगा। उस टाइम पे मेरे लिए एक्सपेरिमेंटल था ये चीज, चलेगा कि नहीं चलेगा। जब मैंने पॉडकास्ट शुरू किया, इंटरव्यू लेना शुरू किया 2017 में, तब कोई नहीं कर रहा था। मैं कपिल शर्मा से इंस्पायर्ड था, ना कि किसी यूट्यूबर से इंस्पायर नहीं था, कोई यूट्यूबर कर ही नहीं रहा था। तो ऑलमोस्ट मैं पहला था जो इंटरव्यूज कर रहा था यूट्यूब पे। तो मेरे लिए तब भी एक्सपेरिमेंटल था और इजी भी कह सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन तो था ही नहीं। मतलब कोई जब था ही नहीं तो कंपटीशन की बात ही नहीं है। तो एक डर भी है कि भाई लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वैसे ही जब मैं, अगर मान लीजिए मैं पहला हूँ,
उस चीज़ को लॉन्च करने वाला, तो इसके पहले अगर किसी ने लॉन्च नहीं किया तो मे बी उसने लॉन्च किया, वो फेल हो गया हो, उसने कंटिन्यू नहीं किया, या फिर उसके दिमाग में आया हो यार चलेगा ही नहीं, इसको लॉन्च नहीं करते हैं, तो ये डर भी रहता है। तो ऐसा नहीं है कि जिसने पहले शुरू किया उसके सामने तो और चैलेंजेस हैं कि लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। और जो ड्रास्टिक चेंजेस वाली बात करी मैंने, हाँ, मैंने हमेशा ये किया है ना कि अलग अलग चैनल्स बनाए, कोई ऐसा नहीं किया कि उसी चैनल पे मैं कॉमेडी कर रहा था तो उसी चैनल पे मैंने दूसरा। अच्छा, मतलब एक साथ में कई सारे चैनल्स आपके चल रहे हैं। एग्जैक्टली, तो मैं कॉमेडी का एक अलग चैनल मैंने बनाया था, फिर मैंने दूसरा चैनल शुरू किया था जिसपे हम लोग रिएक्शन और प्रैंक करते थे, कॉमेडी स्किट के लिए अलग चैनल था। और रिएक्शन प्रैंक वाले चैनल पे ऑलमोस्ट 6 महीना हमने कुछ काम नहीं किया था, क्योंकि जो मेरी टीम थी ना ऑलमोस्ट अलग हो गई थी। तो 6 महीने के बाद मेरे को ना आया कि मैं व्लॉग्स करूंगा, तो व्लॉग्स मतलब लाइफस्टाइल व्लॉग्स की, मैं यहाँ इवेंट्स में जाया करता था। हाँ, जैसे इवेंट उस समय ना मेरे जो ब्लॉग में जो टेक युक्ति ब्लॉग था, तो उसकी वजह से मुझे अलग अलग लॉन्च इवेंट पे जाने को मिलता था, मोबाइल फोन के या कोई भी चीज़ लॉन्च होता था नया, जैसे OnePlus का, ओप्पो का, तो वहाँ पे बुलाते थे मीडिया, एज अ मीडिया बोलते थे कवर करने को, तो हम लोग जाते थे। तो मैं सोचता था कि हाँ मतलब मेरे को फ्लाइट में जाने मिल रहा है। अब मैं खुद पहली बार फ्लाइट में बैठा था 2017 में, मुझे याद है, वो भी कंपनी ने बुलाया था, बड़ा एक्साइटमेंट था। तो मैंने सोचा व्लॉग भी करेंगे, तो मैंने एक व्लॉग चैनल बना दिया था सतीश के वीडियोस नाम से, दूसरा चैनल। आज वही चैनल है जो जिसपे मैं पॉडकास्ट वगैरह चीज़ें कर रहा हूँ। तो वो 6 महीने के लिए बनता, फिर मैंने व्लॉग्स कंटिन्यू करे, फिर मेरे को लगा कि यार व्लॉग्स में मज़ा नहीं आ रहा है, तो जो मेरा इंटरव्यू वाला जो सीरीज था इसी पे मैंने डाल दिया, इसी चैनल पे मैं करने लगा। वो शिफ्ट मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा शिफ्ट था, बट 6 महीने मुझे लगता है ऑडियंस भूल चुकी थी कि पीछे मैंने क्या क्या किया था। तो 6 महीना गैप जो मिल गया था, इस वजह से समझो एक फ्रेश स्टार्ट मिला मुझे। और बाकी के जो चैनल्स, अलग अलग चैनल सब पे। और क्या ये जरूरी है कि मेरे को अलग अलग डीज के लिए अलग चैनल बनाने पड़ेंगे? जरूरी नहीं था, मैं उस टाइम पे एक्सप्लोर मोड में था कि मैं एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ, क्या चीजें चलेंगी क्या नहीं चलेंगी। ऑलमोस्ट मैंने जो जो चीजें ट्राई करी सब चली। जैसे टेक मैंने बनाया, टेक में कंटेंट बनाते थे, घर में एसी आया तो एसी का रिव्यू कर दिया, फोन किसी ने खरीदा या फिर मेरे साथ रहने वालों में से किसी ने फोन लिया, लैपटॉप लिया, उसका रिव्यू कर दिया। कुछ ना कुछ जो भी गैजेट से रिलेटेड होता था, टेक वाला होता था, उस पे डाल देते थे। जो एक फिटनेस चैनल था तो मेरा भाई आता था, तो उसमें हम फिटनेस वाला कंटेंट डालते थे। जो कॉमेडी चैनल था तो मेरे दोस्त लोग थे, उनके साथ कुछ कॉमेडी वगैरह सोचते थे तो कॉमेडी डाल देते थे। और ये वाले चैनल पे इंटरव्यू डाल देते थे या व्लॉग्स डाल देते थे। और फिर 2018 के बाद से मैंने मनी मेकिंग वाले कंटेंट डालने लगे। तो मैं एक्सप्लोर मूड में था, मेरे को सब अच्छा लगता था। क्योंकि अब अगर हाँ आपके घर में भी टेक वाली चीजें तो आती रहेंगी, लेकिन आप नहीं बनाते हो, बट मैंने बना के डाल देता था। और उस सब पे 1 लाख 2 लाख 3 लाख सब्सक्राइबर मतलब थे। तो एक्सप्लोर करते गए। आप जो चीज़ मुझे बेस्ट लगी कि यहाँ पे कम एफर्ट में और ज़्यादा फायदा हो रहा है, मतलब हर तरीके से मैंने नाप तोल के देखा, तो सतीश के वीडियो जो चैनल था सबसे बेस्ट था, अच्छा रेवेन्यू भी देता था। और मेरे को लगता था इसको मैं काफ़ी सालों तक कंटिन्यू कर सकता हूँ। सैचुरेशन पॉइंट नहीं था, तो वो मैंने पूरा कंटिन्यू किया। अभी सारी चीज़ें होल्ड पे, मतलब कॉमेडी वगैरह मैंने छोड़ दिया 2019 के बाद से। और फिटनेस पे मेरा भाई ही काम कर रहा है, मैं वो छोड़ दिया। तो टेक वाला भी हमने बंद ही कर दिया वैसे। तो अभी सिर्फ यही चल रहा है सतीश के वीडियोस। चेंजेस जो आते हैं कंटेंट के अंदर और रिक्वायरमेंट, ऑडियंस की जो रिक्वायरमेंट, तो क्या सबको उतना इजी चेंज होना इजी रहेगा जैसे आपने चेंजेस करे? बिकॉज एक तो कंपटीशन नहीं था, हाँ, तो क्या सबको तुरंत चेंज करना चाहिए? अगर करना चाहिए, आप अपने एग्जांपल के साथ कि आप कितना रैपिडली चेंज कर सकते हो, और इसके अंदर 1-2 की पॉइंट ताकि वो शायद लोगों को हेल्प करेंगे तुरंत चेंज करने में, हमें कैसे हैंडल करना है इसको। एक तो जो ऑडियंस इवॉल्व हो रही है वो बात भी बहुत सही है, क्योंकि अगर आप हमेशा ABCD पढ़ाओगे तो ABCD वो पढ़ चुके हैं, अब उससे ऊपर का थोड़ा पढ़ो। तो एक इवॉल्व तो रहेगा, आपके कंटेंट में भी आपको इवॉल्व होना है, और ऑडियंस भी इवॉल्व हो रही है क्योंकि वो भी अलग अलग कंटेंट कंज्यूम कर रही है। और रही बात स्विच करने का या फिर आगे चल के कंटेंट कैसा होने वाला है, सारी चीज़ें सर ट्रायल एंड एरर पे है। जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे, जब तक हम उसको मार्केट में उतारेंगे नहीं, हमें पता नहीं चलेगा कि कैसा चल रहा है। कोई ये एकदम श्योर शॉट कोई ये नहीं बोल सकता भाई कि अगर ऐसे करूंगा ना तो एकदम ऐसे हो जाएगा। रिजल्ट्स जरूर 19-20 होंगे, 19-20 होंगे। अगर मैं कह रहा हूँ अगर ऐसा होता तो टाटा कंपनी की, जो भी टाटा ग्रुप की सारी कंपनीज नंबर 1 रहती। ऐसा नहीं है, कोई कोई ही प्रोडक्ट उनका हिट है। ऐसे ही अगर एलन मस्क है, एलन मस्क भी कितनी बार फेल हुए हैं। टेस्ला उन्होंने बनाया, टेस्ला भी चल रहा है, बट उनके बारे में भी सुनने को आती है अरे कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। तो वैसे ही अगर हम कंटेंट में शिफ्ट चाहते, जैसे मैंने बोला कि मैं एक्सप्लोर मोड में था और मैंने अलग अलग चीज़ें ट्राई करी, तो जो चीज़ें मुझे लगी कि ये बेहतरीन हो सकती है उस पर ज़्यादा मैंने फोकस करने लगा। और वो सारी चीज़ें मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग थी। और ऐसा नहीं था कि जैसे फिटनेस अगर मैं कर रहा था तो ऐसा नहीं था कि फिटनेस में मैं हूँ, मेरा को प्रोडक्शन आता था, मेरे को ये था कि वीडियो का SEO कैसे करना है, थंबनेल क्या बनाना है, टाइटल क्या रखना है, वो मुझे आता था अच्छे से। तभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं सारे चैनल्स ग्रो कर पाया उस टाइम पे।
और ये भी कह सकते हैं कि कंपटीशन कम था, या फिर मैंने पूरा डेडिकेटेड होके ही पूरा टाइम अपना यूट्यूब को ही दिया और ब्लॉगिंग को दिया, तो मेरे को चीज़ें मेरे लिए ईजी थी, करना ईजी था। आज के डेट में मैं इसलिए बोल रहा था कि ईजी है। पहले तो जैसे आपने बोला कि आप 6 महीने से पॉडकास्ट देख रहे थे, तो अब जाके आपने पॉडकास्ट करना शुरू किया। आप अगर एक चीज़ ये भी गौर कर सकते हो कि किस तरह के पॉडकास्ट चल रहे हैं, किस तरह के पॉडकास्ट नहीं चल रहे हैं, तो आप वैसे पॉडकास्ट करना शुरू करोगे जो चल रहे हैं, या फिर आप उसमें गैप देखोगे यार ऐसा कोई नहीं कर रहा है, मैं ऐसा करता हूँ। तो जब आपके पास डेटा होता है, आप चीज़ें एनालाइज कर पाते हो, एनालिसिस करके आप बढ़िया एक प्रोडक्ट बना पाते हो। ये चीज़ें लोगों के सामने आज के डेट में है। जब हम लोग थे तो हम लोग अंधेरे में तीर मारते थे, भाई क्या करें, अच्छा ये करके देखते क्या होता है, ये करके देखते क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ, फिटनेस में हम लोग 2 साल तक ऑलमोस्ट टॉप 5 चैनल्स में थे। तो उस समय बियर बाइसेप्स चैनल था, वो भी फिटनेस बताता था। एक रोहित खत्री करके चैनल था, एक इनको जानते, गौरव तनेजा को जानते रहेंगे, उनका चैनल था फ्लाइंग विस्ट, और एक हमारा चैनल था फिटनेस फाइटर्स, और एक और कोई चैनल था, आई थिंक और यहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं शायद, जीत सलाल ऐसा इनका चैनल। तो ये 4-5 चैनल को यूट्यूब ने खुद ट्वीट किया था, टॉप 5 फिटनेस चैनल्स। तो हमारा चैनल इसलिए था कि हमने थोड़ा सा गैप में काम किया था। उस टाइम पे सब लोग जिम वाले वर्कआउट कर रहे थे, बना रहे थे, हमने बना दिया होम वर्कआउट। मेरे को गैप दिखा कि होम वर्कआउट कोई नहीं बता रहा है, तो हमने होम वर्कआउट करना शुरू कर दिया। क्योंकि वर्कआउट अगर आप उस समय भी सर्च करते तो आपको फॉरेन के बहुत सारे वर्कआउट वीडियोस मिल जाते, क्योंकि जिम वगैरह के लिए सबसे ज़्यादा जो जिम फ्रीक जो लोग हैं ना, बाहर के लोग बहुत ज़्यादा है। बाहर के लोगों का मतलब रहते हैं, एप्स वगैरह रहते हैं। यहाँ पे किसी जो बॉडी बिल्डिंग करता है, जो फिटनेस खेलता है, उसका ही रहता है। तो हमने गैप देखा कि यार फिट हर कोई रहना चाहता है, बट जिम नहीं जाना चाहता। तो उसका ऑप्शन क्या है, दूसरा अल्टरनेटिव क्या है, तो घर पे रह के हमने होम वर्कआउट बनाया, फट गए सारे वीडियोस। गैप में मैंने तीर मारा कि भाई कोई नहीं कर रहा है। जैसे ऑनलाइन पैसा कमाना है, वैसे घर पे बैठ के एप्स बनाना या बॉडी बनाना, सही बैठ के तो नहीं बनेगा, घर पे रह के करना पड़ेगा। मतलब काम करना, बट पैसे भी तो काम करके ही बनेंगे। मैं जब भी कोई चीज शुरू करता हूँ ना, तो गैप देखता हूँ, या उसका अगर मेरे को ऐसा है कि वो जो उसकी ऑडियंस साइज कितनी बड़ी है, या कितने लोगों को मैं कैटर कर पाऊंगा, वो भी मैं देखता हूँ। मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को नंबर 1 बनना है, उस चीज में मैं कितना कर पाऊंगा, मेरी कैपेबिलिटी के हिसाब से मैं कितना कर पाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ, फिर उस चीज में हाथ डालता हूँ। तो सतीश भाई, आप मेरे को एक बात बताओ, आपको पता है कि टिकटॉक बैन हो गया, आपको क्या लगता है कि आपको ऐसा कभी डर लगता है कि कभी यूट्यूब बैन हो गया तो? यार देखो, एक चीज ये भी है कि जब टिकटॉक बैन हुआ तो उससे बहुत सारे जो क्रिएटर्स थे उन्होंने मूव कर लिया इंस्टाग्राम पे, या उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल बना लिए, और समय रहते ही उन्होंने यूट्यूब पे व्लॉगिंग करना शुरू कर दिया था। तो मैं भी जैसे जब ऑनलाइन फील्ड में जब आया, तो मैं भी ऐसे ऐसे लोगों को फॉलो करता था जो ये सिखाते थे कि भाई आपको एक चीज पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाने। और ऑनलाइन पैसे बनाने की खूबसूरती यही है कि आप यहाँ पे मल्टीपल इनकम सोर्सेज बना सकते हो। मतलब एज अ यूट्यूबर आप कम से कम 18-19 तरीकों से पैसे बना सकते हो, मतलब 18 तरीकों से मोनेटाइज कर सकते हो खुद को। एज अ ब्लॉगर आप 13-14 तरीकों से आप अपने आप को मोनेटाइज कर सकते हो। तो ये फायदा है ऑनलाइन फील्ड में आने का। तो ये बात मेरे को 17-18 में ही समझ में आ गई थी। तो मैंने तभी से, जैसे मैंने बोला, मल्टीपल चैनल बनाने का रीजन यही था, जैसे किसी ने मेरे को बोल दिया कि भाई तू बहुत उड़ रहा है, तेरा चैनल डिसेबल हो गया, मतलब उड़ गया, या फिर एडसेंस डिसेबल हो गया, तो क्या करें? बैकअप इनकम मतलब आपने रुको भाई रुको, मैंने धमकी नहीं, मतलब ऐसे हेट कमेंट्स। अब देखिए, अगर ऑफ कैमरे वाली बात करें तो एक गुंडा को कौन, एक गुंडे से गुंडे ही कौन बात करेगा, आप बताओ। तो मतलब मैं तो मतलब ठीक है, भगवान की दया से सब सही है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, और सब प्यार करने वाले लोग हैं कौन। लेकिन एक आध हेट कमेंट्स आ जाते हैं ना, तो उसमें से किसी ने बोल दिया कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, तो हमने बोला कि यार ये बात भी सही कह रहा है, इसको हमने पॉजिटिव वे में लिया, हमने ईगो नहीं दिखाया, हमने बोला सही कह रहा है, तो हमने मल्टीपल चैनल बना दिए। जो जैसे जो मेरा भाई था वो फिटनेस में बहुत एक नंबर था, उसका 6 पैक एप्स वगैरह हर चीज़ें थी, तो उसको हमने फिटनेस में डाल दिया। एक चैनल पे हमने टेक बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पे हमें फेस नहीं दिखाना था, और हमारा जो टेक ब्लॉग चलता था उसके लिए वीडियोस की भी रिक्वायरमेंट होती थी, तो विदाउट फेस हमने बनाना शुरू कर दिया वॉइस ओवर के साथ में, तो वो भी चीज़ें बन जाती थी। कॉमेडी में मेरा इंटरेस्ट था, क्योंकि एक्टिंग वगैरह का थोड़ा शौक था, फिल्म मेकिंग का शौक था, और कभी कभी थोड़ा बहुत लिख भी लेते थे कुछ लाइक स्टोरी वगैरह। मैंने उस बीच बहुत सारे स्टोरीज लिखी थी, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह लिखे थे, तो वो भी करने का शौक था, तो मैंने किया। फिर जब इन सब चीज़ों का जो एक्सपीरियंस हो गया ऑनलाइन का, तो इसके लिए मैंने एक चैनल बना दिया कि भाई चलो यहाँ पे हम सिखाएंगे। तो मल्टीपल चैनल बनाने से मेरे सोर्स ऑफ इनकम बढ़ गया। उसके साथ साथ फिर 2019 में मेरे को जब मैं थोड़े 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए कमाने लगा था महीने के,
तो मेरे को इन्वेस्टिंग के बारे में पता चला कि भाई इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, कि आपको पैसे हैं उसको लगाओ, काम पे लगाओ। इन्वेस्टिंग के बारे में जब सुना, जैसे म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत सुनते थे हम, शेयर मार्केट के बारे में सुनते थे, तो मेरे को ये सुनने में आता था कि जो बिगनर्स लोग हैं ना, उनको म्यूचुअल फंड से जाना चाहिए, कि आपको ज़्यादा रिसर्च करने का नहीं पता है, स्टॉक के बारे में नहीं पढ़ सकते, फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर सकते, तो आप म्यूचुअल फंड के साथ जाओ। तो मैंने 5,000 रुपये से SIP शुरू करी, डरते डरते कि चलो भाई नुकसान होगा तो 5,000 महीने का ही नुकसान होगा। तो डरते डरते मैंने किया। फिर धीरे धीरे ना पढ़ना भी शुरू किया। जब आप पैसे जब डालते हो ना, तो थोड़ा दिमाग आपका चलने लगता है कि भाई सीखना जरूरी है। ऐसे आप किसी को पैसे दे नहीं सकते, क्योंकि आप अपना हार्ड अर्न मनी किसी को देने जा रहे हो, तो रिसर्च तो करोगे ना। तो मैंने पढ़ना शुरू किया म्यूचुअल फंड के बारे में, स्टॉक्स के बारे में। तो ऑलमोस्ट 6 महीने के बाद मैंने स्टॉक्स भी शुरू कर दिए। और मेरे नज़र में कुछ चैनल्स थे जो गुरु मानता हूँ मैं उन लोगों को, जैसे विवेक बजाज सर हैं, उनसे तो मैंने लाइफ लेसन्स 2-4 लाइफ लेसन्स मैंने लिए हैं, बढ़िया वाली, जो मैं आज तक फॉलो करता हूँ। फिर प्रांजल कामरा जी हैं जो इन्वेस्टिंग के ऊपर बहुत बढ़िया बनाते हैं, तो उनके चैनल मेरे को नज़र में आया था, तो मैंने उनका ऑलमोस्ट इन्वेस्टिंग वाला पूरा देख लिया था। तो धीरे धीरे मैंने सीखा, पढ़ा कि अच्छा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए। तो यूजुअली मैं जो इन्वेस्ट करता हूँ म्यूचुअल फंड, तो आज भी मेरा चल रहा है। तब मैं 5,000 से मैंने शुरू किया था, आज ऑलमोस्ट 70-80 हज़ार का कुछ SIP करता हूँ। और स्टॉक्स में जैसे स्टॉक्स में मैं कैसे करता हूँ, जो निफ्टी के अंदर जो स्टॉक्स आते हैं, जो कंपनीज मेरे को पसंद है, या फिर उनके प्रोडक्ट्स में यूज़ करता हूँ, या फिर उनका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है और मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में भी इनका बोलबाला रहने वाला है, दबदबा रहने वाला है, तो उनमें हमें ऐसे मतलब इन्वेस्ट कर देता हूँ। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इस महीने इतना डालना है, बट जब मेरे को लगता है कि यार ये थोड़ा प्राइस नीचे गया है, अच्छे प्राइस पे कर रहा है और मेरे पास लिक्विड मनी है, तो मैं डाल देता हूँ। कोई सस्ता शेयर, वो शेयर जो सस्ता मिल रहा है, सस्ता मतलब पेनी स्टॉक नहीं, पेनी स्टॉक में मैं नहीं डालता। 100 रुपए की चीज 80 की मिल रही है। हाँ वैसे, और उसके लिए जैसे मेरे को भी ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे टिकर टेप वगैरह हैं, जहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि भाई ये इंसेंटिव प्राइस क्या है, इसका क्या वैल्यू चल रहा है। हाँ, तो उस तरीके से मैं भी थोड़ा उसकी भाई प्रॉफिटेबल है कि नहीं कंपनी, इनका भाई हमेशा ग्रो कर रहा है कि नहीं, ग्रोइंग फेज में है कि नहीं, वो सब चीज़ें देख के मैं स्टॉक कुछ मैंने 10 मेरे को लगता है 20 स्टॉक मैंने निकाले होंगे, उन्हीं में मैं करता हूँ। 20 कंपनीज के स्टॉक उन्हीं में मैं डालता हूँ। तो क्या इसको आप देखते रहते हो, मतलब कितने दिनों के बाद वॉच करते हो कि कौन सा स्टॉक कैसा कर रहा है? 20 कंपनियां, उसको ट्रैक में रखना। एक ऐप है, वो मैं प्रमोशन तो नहीं करना चाहता जब तक पैसे नहीं मिलेंगे। तो वो ऐप में ना न्यूज़ में देखता रहता हूँ। उसमें क्या होता है कि जो भी ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं, या जो भी स्टॉक्स में ज़्यादा बाइंग हो रहा है, ज़्यादा सेलिंग हो रहा है, वो सब मेरे को ना समरी मिल जाता है कि ये वाला स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो क्यों कर रहा है। या फिर किसी स्टॉक का ना वो आया, क्या बोलते हैं, क्वार्टर का रिपोर्ट आया, क्वार्टरली जो रिपोर्ट आता है, रिजल्ट आया, तो वो रिजल्ट में उसने प्रॉफिट बनाया, तो उसके प्राइस डाउन हुए हैं कि अप हुए हैं। तो कई बार आपने पैटर्न देखा है क्या कि बिल्कुल अच्छा कर रहा है बट प्राइसेस डाउन आ रहे हैं, लोग सेल करना शुरू कर देते हैं, प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। तो मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखता है, फिर मैं उसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ। कभी कभी जैसे अब रिसेंटली एक शेयर था जिसपे RBI का कुछ तो आया, तो ऑलमोस्ट 20% गिर गया था। तो मेरे को लगा कि यार कंपनी तो अच्छा ही है, ये न्यूज़ थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है, बट मेरे को लगता है फ्यूचर में करेगी ये। आप वो शेयर का नाम वो कर देना, म्यूट कर देना। तो मैंने अच्छा खासा मैंने बाई कर लिया। तो ऐसे मैं अपॉर्चुनिटीज देखता हूँ कि कब क्या आ रहा है, तो स्टॉक्स में ऐसे करता हूँ। बाकी मेरी SIP कंटिन्यू आज तक चल रही है। नहीं, मेरा क्वेश्चन था कि जो आपके पोर्टफोलियोज में स्टॉक है, उनको आप ट्रैक कितना मतलब जल्दी जल्दी करते हो, 1 महीने में, 1 हफ्ते में? यार जब मार्केट ओपन होता है, पता नहीं, मेरे को तो है, देख लेता हूँ, सुबह सुबह उठता हूँ, देखता हूँ क्या चल रहा है। अब एक अच्छी फीलिंग आती है ना, आज आपका एक दिन का प्रॉफिट 1 लाख बन गया, तो मैं सोचता हूँ ट्रेडर्स लोग बड़ा शो ऑफ मारते हैं, मैं तो इन्वेस्टिंग से इतना बन जा रहा है। तो है अपना अपना। हाँ, एक चीज मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगा, आप इन्वेस्टिंग करते हैं और आपका फुल प्लान है, भाई मेरे पास ऑलरेडी 3 अलग अलग चैनल्स हैं, बिजनेस है जहाँ से पैसा आ रहा है, और अभी शेयर बाजार में तो बहुत से लोग ट्रेडिंग करते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपको जब आप बाजार से कनेक्ट हो गए किसी भी तरीके से, तो कहीं ना कहीं वास्ता होता है लोगों से जो आपको खींचने की कोशिश करेंगे, इंड्यूस करने की कोशिश करेंगे। लाइक अगर आप ट्रेडिंग के लिए, तो मैं कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं, और वो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट भी साथ में लगेगा कि अगर ऑडियंस तो देख रही है जिसको मार्केट के बारे में नहीं पता, या ऑलरेडी कुछ लोग हैं जिनको ट्रेडिंग में वो कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, बट वो पोर्टफोलियो नहीं बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पहले ट्रेडिंग से कुछ कमा लूँ, फिर मैं सेविंग भी करूँगा, लाइक पोर्टफोलियो बनाऊंगा और पैसे बढ़ाऊंगा।
तो आपका एक्सपीरियंस इन्वेस्टमेंट वाला कि कैसे आप ट्रेडिंग से बच रहे हो अभी तक? तो देखो ट्रेडिंग ऐसा नहीं है, मैंने सोचा कि सीखूं जरा, तो मैंने अभी जैसे दीपक भाई के वीडियोस देख लिए, एक बार हम एक इवेंट में मिले थे, धन वाले इवेंट में, तो जब इनकी क्रेजी फैन फॉलोइंग देखी थी मैंने भाई, तो मेरे को मतलब, तो फिर मैंने सोचा कि इनके भी मैं कुछ वीडियोस देखता हूँ। फिर जब मैंने देखा तो ट्रेडिंग बनाते थे, फिर विवेक बजाज सर है, उनका भी ट्रेडिंग पे पूरा प्लेलिस्ट है, वो मैंने देखा, और भी जैसे घनश्याम सर हैं वो भी बताते रहते हैं, तो मैंने देखा, मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा था, और मेरे को लग रहा था अगर मैं इसमें घुसता हूँ तो मेरे को 1 साल से 2 साल आराम से देना पड़ेगा। इवन लोग भी ये बोलते हैं कि वो ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए, प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, बेसिक्स तो कम से कम सीखेंगे। अब मेरे को सच में जो भी टर्म्स यूज होते हैं ना ट्रेडिंग के, मेरे को बिल्कुल ही आइडिया नहीं होता है, कॉल पुट क्या होता है ये सब, मेरे को है, लाल कैंडल बना पुट ले ये आपके लिए सिंपल है ना। मैंने ज्यादा इसमें जैसे कोडिंग में जैसे मैंने दिमाग नहीं लगाया, वैसे मैंने ट्रेडिंग में दिमाग नहीं लगाया। और फिर एक और रीजन है कि मैंने ये देखा कि अगर मैं जितना मैं एक दिन में पैसे बना रहा हूँ बाकी के सोर्सेस से, अगर मैं ट्रेडिंग में पूरा दिन दे रहा हूँ, तो इससे अगर ज्यादा पैसा बना पाऊंगा तो ही मैं ट्रेडिंग करूंगा। और उतना पैसा बनाने के लिए मुझे पता, अगर एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ कि दिन के मैं 50,000 बना रहा हूँ रेवेन्यू, अगर तो 50,000 कमाने के लिए मुझे ट्रेडिंग में कितना कैपिटल डालना पड़ेगा, कितना रिस्क लेना पड़ेगा, और कितना टाइम इसमें देना पड़ेगा, मतलब उस लेवल तक आने में। तो मेरे को लगा कि यार 1 साल 2 साल तो आराम से मुझे लगेंगे अगर 50,000 दिन का प्रॉफिट लेने के लिए। तो मेरे को लगा यार ये मेरे लिए अभी के लिए नहीं है, क्योंकि अभी मैं इन सब चीज़ों में भी इन्वॉल्व हूँ, कंटेंट क्रिएशन में और भी चीज़ों में। हाँ, तो मेरे को लगा कि इन्वेस्टिंग करते हैं। और एक और चीज़ मेरे को समझ में आई कि अगर हम ट्रेडिंग से भी पैसा बनाते हैं या फिर किसी भी सोर्स से पैसा बनाते हैं, आदमी क्या करता है एंड में, या तो रियल एस्टेट में पैसा डालता है, या स्टॉक में पैसा डालता है, या बैंक भी क्या कर रहे हैं, बैंक भी तो स्टॉक में पैसा डाल के पैसे कमा रहे हैं। LIC क्या कर रही है, स्टॉक में पैसे डाल रहे हैं। तो जब हर कोई पैसे कमाने के बाद स्टॉक में ही इन्वेस्ट कर रहा है, तो हम भी उसी में डालेंगे। और ट्रेडिंग से पैसे कमाने का मतलब कि अगर मेरा पूरी इनकम उसी पे डिपेंडेंट है, तो जाके मैं ट्रेडिंग को फुल टाइम करूंगा। तो मेरे को ये लगा, जब मेरे को रियलाइज हो गया कि मैं जो काम करके पैसे कमा रहा हूँ, इससे ज़्यादा एनर्जी मेरे को ट्रेडिंग में देना पड़ेगा, इससे ज़्यादा अलर्ट मेरे को रहना पड़ेगा। तो मैंने समझा कि मेरे लिए ट्रेडिंग नहीं है, मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ। हाँ, अगर जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने बताया ना कि हर कोई एंड में क्या कर रहा है, जाना वही है, इन्वेस्टिंग कर रहा है। तो आपको एक रूटीन का एक रूल बना लेना है। जैसे फाइनेंस का जो बेसिक रूल है 50-30-20, कि भाई 50%, मतलब ये तो बेसिक ही है, सबको पता ही होगा। ऐसे कहा जाता है कि अगर 50-30-20 रूल अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका जो फाइनेंसेस बहुत शॉर्ट रहने वाला, बहुत कोई परेशानी नहीं आएगी। तो मतलब ये है कि 50% आपका बेसिक नीड, जो भी आपकी सैलरी है उसका 50% आप अपने बेसिक नीड, मतलब खाना पीना रहना, ये सब पे खर्च करो। 30% आप खर्च करो अपने वांट्स, लग्जरी पे, जैसे कि फ़ोन लेना है या फिर लैपटॉप लेना है या फिर अपने विश लग्जरी वाली चीज़ें जो आप चाहते हो, शौक पूरे करना चाहते हो, उस 30% में से खर्च करो और 20% आप इन्वेस्ट करो। तो मैंने कर दिया इसका उल्टा, मैं 20% खर्च करता हूँ, 30% तो लग्जरी में जा रहा है, 50% मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए 20% ही काफ़ी इनफ है। बट ये अभी है क्योंकि आपका अमाउंट बहुत बड़ा है। 18-19 के बाद से हो गया था, मतलब ठीक ठाक इनकम करने लगा था। तो उसी टाइम से मेरा ये, और आई थिंक उसी दौरान मेरे को ये रूल पता चला था, जब मैं इन लोगों को फॉलो करता था, जो भी फाइनेंस वाले लोग हैं, जैसे एसेट योगी हैं, फ्रांजल कामरा, इन लोगों को जब फॉलो करने लगा था तो मेरे को ये थोड़ा बहुत पता चला। तो मैं भी ऐसे ही, इवन बुक्स में भी एक रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन करके एक बुक है, वो भी बुक मैंने कोविड के टाइम पे पढ़ा था। तो उसमें भी यही था कि आप अपने कमाई का 10% हिस्सा इन्वेस्ट करो। तो ये चीज़ें, ये पैटर्न मेरे को हर चीज़ जगह पे दिखाई दे रही थी कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाओ, अपनी कमाई का हिस्सा बचाओ। रिच डैड पुअर डैड में भी इवन है कि आप एसेट्स बनाओ, एसेट्स में पैसा डालो, पैसे से पैसा कमाने के लिए सोचो। तो वो चीज़ें थी, तो मैंने ये रूल फॉलो किया। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं, तो मैं इनको बोलूँगा, चाहे आप जो भी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, करो वो चीज़, बट साथ साथ में एक अपना पोर्टफोलियो भी बनाओ। ग्रेट। हाँ, सो अभी अगर मैं आपको से पूछूं कि आप इंश्योरेंस वगैरह में इन्वेस्ट करते हो, इंश्योरेंस वगैरह बाय किया हुआ है आपने? इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। जैसे मेरे को ये पता चल गया था कि सबसे पहले एक टर्म प्लान ले लो आप, ताकि आपकी फैमिली के लिए आप, जैसे अगर भगवान ना करे, वैसे हमारे कंट्रोल में तो कोई चीज़ें नहीं है, जब तक हमको जीना है, कभी भी टुक सकते हैं। खुल के, मतलब डरने की क्या, देखो ठीक है, तो सत्य है, कोई अमर होने तो आया नहीं है, तो कभी ना कभी जाओगे। लेकिन आपके जाने से अगर आपकी फैमिली परेशान हो रही है फाइनेंशियली, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि वो चीज़ें सॉर्ट आउट करके जाओ।
तो उसके लिए सबसे ईजी है ये टर्म प्लान ले लो। उसके बाद अगर जीते जी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, हेल्थ में प्रॉब्लम हो रही है, तो हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। तो ये 2 चीज़ें मैंने ली हुई हैं और SIP कर रहा हूँ। तो ठीक है, मतलब अब इससे ज़्यादा आप कितना कंट्रोल करोगे, आप इससे ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है। इसके अलावा जो आपने बोला इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट, तो वो नहीं करता। हाँ, मैं यही पॉइंट इसलिए पूछा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, उनको लगता है कि LIC खरीद लिया, ये मेरा इन्वेस्टमेंट इतने साल की, बैंक वाले इवन ये भी लोग सोचते हैं ना कि भाई मैं मर जाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा। ये चीजें है। एंड एक्चुअल में इंश्योरेंस जो है वो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। कोई LIC कर रहा है कि भाई 10-20 साल बाद इतना रिटर्न मिलेगा, 10 साल बाद इतना रिटर्न मिलेगा। एक्चुअल में इंश्योरेंस 2 ही चीज़ है, या तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहाँ पे लाइफ की सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपका सम एश्योर्ड जो है, जो पैसा आपको मिलने वाला है, अगर 10 लाख मिल रहा है तो आप खुद सोचो आपकी जान की वैल्यू 10 लाख है, आप चले गए, आपके जाने के बाद आपकी वाइफ को, आपके पेरेंट्स को अगर 10 लाख रुपए मिल गए, वो कितने दिन खा लेंगे। तो इंश्योरेंस का मतलब क्या है? इंश्योरेंस का मतलब इन्वेस्टिंग है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में करो, इंश्योरेंस का मतलब है टर्म प्लान, प्योर टर्म प्लान। टर्म प्लान और एक हेल्थ इंश्योरेंस। अब बाकी जो गाड़ी घोड़े का अपना करते हो वो तो बाय डिफॉल्ट करना ही पड़ता है। वो अपॉर्चुनिटीज देखनी है, या फिर आप देखो कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिससे हम पैसे कमा सकते हैं। आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज बिल्ड करो, और बनाया जा सकता है। पहले का जमाना गया कि हम एक चीजें कर रहे थे और वही पूरी जिंदगी करते जा रहे थे, तो हमारे पास लिमिटेड इनकम होता था, उसी में हमें सब चीजें चलानी होती। सरकारी जॉब हो गई, हाँ वही। तो इस चीज में वही है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपने मन को मार के अपना फोन मत खरीदो या गाड़ी मत खरीदो, मैं ये नहीं कहूंगा। आपको वो भी करनी है, जो जरूरत है वो भी करनी है, बट उसके लिए अगर पैसे कम पड़ रहे हैं तो आपको और कमाना है। उस चीज को आप बढ़ाओ, मतलब खर्चे कम मत करो, कमाई बढ़ाओ। बट अगर जब तक नहीं कमा पा रहे या उस लेवल तक नहीं जा पा रहे, सर ऐसा भी नहीं है कि अगर मैं इस स्टेज में अगर मैं जितना कमा रहा हूँ तो मैं जेट ले रहा हूँ। मेरे को भी शौक तो है कि मैं भी एक बढ़िया विला ले लूँ, लेकिन नहीं लेने के अफोर्ड नहीं कर सकता तो नहीं ले रहा हूँ। मैंने मन को मारा हुआ, लेकिन एकदम से ऐसा नहीं है। जितना मैं अफोर्ड कर रहा हूँ, जितना एंजॉय कर पा रहा हूँ, उसमें खुश हूँ। तो वैसे ही लोगों को लिमिट से बाहर नहीं जाना है। आपका एग्जाम्पल लेना चाहूंगा मैं यहाँ पे, कि जैसा आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं अभी जेट ले लूँ, जरूरत है नहीं है, दैट इज डिफरेंट। जेट लेना है दिमाग में, गाड़ियाँ भी ली है इन्होंने रिसेंटली। तो उसमें भी जैसे मैं बताने वाला था सर कि जो अभी बोला ना विवेक बजाज सर या इन लोगों से मैंने लाइफ लेसन्स लिए। लाइफ लेसन्स ये नहीं है कि जब भी मैं कोई लग्जरी लेता हूँ उसका 10 to 20% मैं स्टॉक में इन्वेस्ट कर देता हूँ। इनफैक्ट हम वहाँ पहुँचने वाले थे कि आपकी सारी जर्नी हमें समझ आई। अब इसके बीच में जो कार्स की बात कर रहे हैं हम, कार, घर, क्योंकि जो ये चीज़ें हैं ये ज़रूरी है। हो सकता है किसी के लिए ज़रूरी आज है, हो सकता है किसी के लिए शायद 5 साल बाद है कि मेरे को अभी और टाइम स्पेंड करना है, मेरे को और पैसा कमाना है। तो क्या अगर आप रिसेंट डेज में अगर हम देखें, कोई कार परचेज करी आपने, आप बता सकते हो ऑफ कोर्स कौन सी थी, और उसके पीछे क्या सिनेरियो था, कितना समय लगा आपको वो परचेज करने में, उसके पीछे क्या माइंडसेट था, क्या आपने मेहनत करी। और इनफैक्ट इससे लोगों को और भी समझ आएगा, जैसे हमने किस्तों की बात करी है ना, कि लोन पे फोन ले लिया, आजकल ईजी है, क्या लोन पे गाड़ी भी मिल जाती है, सब हो जाता है। बट उसको वो ना करते हुए जो आपने अचीव किया, तो उसके बारे में एक तो शेयर करें, राइट। इससे हम श्योर लोगों को समझ आएगा कि कैसे आपने जो चीज़ अचीव करी है, मे भी शायद वो ट्राई कर सकते हैं, दिमाग में बिछा सकते हैं कि मेरे को ये करना है, जैसे भाई ने किया। एंड ऑफ कोर्स उससे आई एम श्योर वो लोगों का एक्सपीरियंस और बेटर होगा, नॉट जस्ट विद कार और समथिंग, और चीज़ों के लिए भी। बहुत बढ़िया। तो मैं इसको ऐसे शुरू करूंगा कि भाई जो भी आपके सपने आ रहे हैं ना, सपने देखो, बड़े से बड़े सपना देखो। अब वो पूरा कैसे होगा उस पर भी आते हैं, लेकिन जब हम सपने जब देखते हैं, जब हम अपने लिमिट को थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं, तो चीज़ें वैसे ही ऑटोमेटिक चीज़ें होती जाती है हमारे साथ भी। मैं बहुत ही एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। लोअर मिडिल क्लास मतलब कि एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड है, कि ऐसा नहीं है कि हम बचपन से मतलब हर चीज़ें मिल गया, ऐसा नहीं है। बट खुश थे, खुश मतलब कि हमें पता ही नहीं चलता था, आजू बाजू में भी सब वैसे ही लाइफ जी रहे हैं। ऐसा नहीं था कि कोई भाई BMW से जा रहा है, कोई मर्सिडीज से जा रहा है। सबके, मेरे पास भी साइकिल है, उसके पास भी साइकिल है, मेरे पापा के पास बाइक है, तो भाई उनके भी घर पे बाइक है। तो वही आसपास में चीज़ें दिखती थी, तो कभी ऐसा कमी एहसास हुआ नहीं कि भाई ये चीज़ें कम है। बट जैसे हम जब बाहर निकले तो लगा भाई ये तो BMW है, मर्सिडीज है, इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, घर है, मतलब महल जैसे घर हैं। फिर इंटरनेट जब आया तो इंटरनेट पे अलग लाइफस्टाइल देखने को मिलता है आपको इंस्टाग्राम पे। तो जब वो चीज़ें आती हैं तो फिर धीरे धीरे वो बढ़ने लगती है, अंदर आपके अंदर भी वो चीज़ें आती है, मैं भी ये चीज़ें लूँ, या फिर मेरा भी एक ड्रीम है कि मैं भी BMW चलाऊँ। तो वो शौक तो था ही, प्लस एक मिडिल क्लास
में जो भी लोग हैं रिलेट कर सकते हैं, उनके घर में जब एक 4 व्हीलर आती है ना तो बहुत अलग लेवल की खुशी आती है। तो हर एक मिडिल क्लास का एक सपना होता है कि 4 व्हीलर लेने का। जैसे कि आपने बताया कि किसी को आज जरूरत होगी या 5 साल बाद जरूरत होगी, तो ये हर किसी के अंदर है, वो माने या ना माने है। जब पहली जब गाड़ी आती है ना भाई, बंदा इतना खुश होता है, उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं। तो ऐसे ही थी जब मेरे भाई ने जब पहली गाड़ी ली थी, क्विड ली थी, बहुत खुशी हुई थी। 2016 में लिया था उन्होंने। हाँ, तो उन्होंने अपने पैसे से लिया था। मैं तब तो अर्न भी नहीं कर रहा था, मतलब $100-150 से शुरू हुआ था मेरा, शुरू हुआ था हाँ कॉलेज के बाद वाला। तो उन्होंने ली थी तो बहुत खुशी हुई थी, मतलब अलग ही अचीवमेंट जैसा फील हो रहा था। लोन पे ली थी गाड़ी, तो हाँ उसकी भी किस्तें जा रही थी। तो वो जॉब करते थे? भैया जॉब करते थे, अभी भी जॉब करते हैं। प्राइवेट और गवर्नमेंट? प्राइवेट जॉब। आई एम नॉट श्योर कितनी किस्ती, बट यस वो रहता है दिमाग में। क्विड का कुछ 10,000 या 15,000 के आसपास आ रहा था, 10 या 15,000 था। हाँ। ओके। तो वो EMI जाती थी, लेकिन वो था कि पहली बार हमने कोई गाड़ी खरीदी तो पहले तो बाइक से चलते थे। तो बाइक में आप पेट्रोल डालते हो तो 1 लीटर में आप 60-70 किलोमीटर जाते हो, इसमें 1 लीटर में आप मुश्किल से 15 से 20 किलोमीटर जाते हो। तो खर्चा आपका एकदम से 3 गुना 4 गुना बढ़ गया। और पेट्रोल के रेट भी बढ़ रहे हैं। पेट्रोल चलो ठीक है, वो तो बाइक पे भी वही रेट लगेगा, लेकिन 3-4 गुना बढ़ गया आपका खर्चा एकदम से। तो हालत खराब होती थी वो पेट्रोल भराने में भी, कि भाई इसके लिए आपके पास इनकम होनी चाहिए, तभी आप कार वगैरह अफोर्ड कर सकते हो। छोटी से छोटी कार के लिए भी आपके पास लाख रुपए की सैलरी होनी चाहिए कम से कम। छोटा सा चीज कि उनको जरूरत थी उस समय, या क्या सोच के? जरूरत यार, वो सपने मतलब अब चुल होने लगी थी। थोड़ा जॉब लग गया तो पैसे कमा रहे तो भाई गाड़ी लेते। जैसे कि नहीं पता थे तब, फाइनेंसिस के बारे में नहीं पता था कि भाई 50-30-20 रूल है, कुछ नहीं पता था, बस ये था कि यार ले लेते। और मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास जो अभी इस टाइम पे है, मुझे लगता है यही होता है कि सपने वगैरह सारे मर जाते हैं कि एक टाइम के बाद सब शादी हो जाती है तो घर का लोन और गाड़ी का लोन वो पूरा करने में बंदा बुढ़ा हो जाता है, खत्म हो जाता और जैसे आपने बताया कि आईफोन या कोई भी फोन लोन पे मिल जाता है तो लोग वो भी ले ले रहे हैं, EMI पे ले ले रहे हैं। तो तब हमें फाइनेंसेस के बारे में नहीं पता था कि भाई हमें गाड़ी लेना है तो कब लेना है। जैसे मेरे को एक और चीज़ पता चली, जब तक आप गाड़ी को 3-4 बार अफोर्ड ना कर पाओ तब तक ये गाड़ी मत लो। मतलब जो गाड़ी 10 लाख की है, तो अगर आपके पास 40 लाख नेटवर्थ है आपका, तो 10 लाख की गाड़ी लो। 4 से 5 गुना होना चाहिए पैसा। हाँ, तब जाके गाड़ी लो, तब आपके ऊपर प्रेशर नहीं फील होगा। उस टाइम पे हमको प्रेशर फील होता था क्विड गाड़ी लेने पे भी, बट इवेंचुअली धीरे धीरे ये एहसास हुआ कि हमें, जैसे मैंने बोला कि इनकम सोर्सेज बढ़ाने चाहिए या इनकम बढ़ानी चाहिए, तो फिर मैं भी पैसे वैसे बनाने लगा। भाई की भी सैलरी धीरे धीरे इंक्रीज हुई। तो ऐसे करके अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा कि चलो चीज़ें हम अफोर्ड कर सकते हैं। देन उसके बाद गाड़ियों का शौक तो था, गरीबी ने मार रखा था। तो फिर हमने टाटा सफारी ली, क्योंकि गाड़ी की नीड तो थी, मेरे को भी गाड़ी चाहिए थी, तो मैंने टाटा सफारी ली। फिर टाटा सफारी 2021 में हमने लिया था, क्योंकि उसके पहले मैं मुंबई में घर ले चुका था। हाँ, तब थोड़ा सा सेफ सिक्योर फील होता था कि चलो घर है, एक हो गया। जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास घर आ जाए तो लगेगा बहुत है, छंद आ गया बहुत। ये वो बात हो गई, किसी ने उनसे पूछा कि आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है जी, तो उन्होंने बताया ये, तो कहते फिर कब लोगे? कहते ले तो मैं लूं, बट मेरे पास उसको खड़ा करने के लिए घर नहीं है। घर नहीं तो है, आपने पार्किंग के लिए जगह नहीं है। पार्किंग के लिए जगह पहले नहीं है। पार्किंग के लिए जगह तो लिया, पहले हमने पार्किंग बनाई, फिर हाँ। गाड़ी लेके आए। फिर गाड़ी लेके आए। चलिए, बहुत तो बढ़िया। धीरे धीरे और काम करते रहे स्किल्स पे, और भी हम लोगों से मिलते रहे, नेटवर्किंग करी हमने। मतलब ज़्यादा जो मेरा चेंजिंग लगता है मेरे लाइफ में, जो चेंज आया नेटवर्किंग की वजह से आया। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिलने लगा जो सेल्फ मेड थे, तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई जो फिर मैंने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करी। जैसे मैं बुक्स नहीं पढ़ता था, सेल्फ हेल्प बुक जो होती हैं, तो बुक्स पढ़ना शुरू करा मैंने। इवेंट्स में जाने लगा था, फिर वहाँ से 4 बातें सीखने को मिलती थी, तो वो चीज़ें थोड़ा बहुत। प्लस फाइनेंस वाले लोगों से मिलने लगा था, तो फाइनेंस के बारे में ज्ञान मिलने लगा था। और ऐसा नहीं है कि मिलके ही आपको ज्ञान मिलेगा, आजकल तो लोग कंटेंट अपलोड करते हैं, तो आप कंटेंट देख के भी ज्ञान ले सकते हो, बुक्स पढ़ के ज्ञान ले सकते हो। तो कुछ कुछ चीज़ें मतलब मेरे को सीखने को मिली दूसरे लोगों से, और वो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपना क्या बोलते हैं वो बढ़ाया, इनकम बढ़ाया। फिर उसके बाद 1 साल के बाद जब ये हुआ कि सफारी से मैं चलता था, मेरे भाई क्विड से चलते थे, तो इक्वल तो नहीं लग रहा है। तो फिर ये था कि दूसरी SUV लेते। फिर हमने थार ली उसके 1.5 साल के बाद, महिंद्रा थार। और ये एक चीज़ मैंने बताया कि जो भी हम गाड़ी ले रहे थे उसका 10 to 20% हम स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे थे। अच्छा, ये साथ में चल रहा था, एंड ये भी चल रहा था कि गाड़ी अगर आप बाय कर रहे हो तो उसके एवरेज में आपके पास उतना पैसा आपके बैंक में पड़ा हुआ है। हाँ, मतलब उस गाड़ी को 2-3 बार ले सकते हो, इतना तो रहे। हाँ, मतलब ये रूल मैंने पहले पढ़ लिया था। उतना अपने आप को मनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 1 करोड़ आपने कमाया तो 1 करोड़ की गाड़ी ले ली, फिर वो बेवकूफ़ी हो गई। जब हमने थार ली तो
हमने महिंद्रा के स्टॉक में और भी अलग अलग जो गाड़ियों के स्टॉक्स हैं ऑटोमोबाइल, उनमें हमने पैसे डाले और वो शेयर अभी लास्ट 2-3 सालों में बहुत तगड़े परफॉर्म करे हैं। ऑटो सेक्टर सारा ही बल्कि बहुत अच्छा हमने महिंद्रा का शेयर तो 2023 में लिया था, बहुत तगड़ा भी निकला। फिर मारुति सुजुकी में भी डाला था, ये बता सकते हैं ना अपन, कोई दिक्कत तो नहीं। टाटा मोटर्स में डाला था, ईवी के कुछ स्टॉक्स थे, जैसे ईवी से मतलब कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से रिलेटेड जो भी, जैसे एक्साइड बैटरीज में मैंने डाला था, एमराजा बैटरीज में डाला था, कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स जो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड थे। और मेरे को ये था कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक का जमाना होगा, तो 2021-22 में इन्वेस्ट कर रहा था मैं, तो मैंने इलेक्ट्रिक वाले में किया था। और आज 2024 में इवन बताया जा रहा है कि 2027-28 तक ऑलमोस्ट 30-40% गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाएंगी, ऐसा बोला जा रहा है। तो मेरे को ये था कि ये वाला सेक्टर ग्रो करेगा, तो मैंने उसमें उन स्टॉक्स में मैंने 10-20% अपने डाले। अपने उस मोमेंट पे जो मेरे पास लिक्विड मनी था वो मैं डाल देता था। और ये स्टॉक वाला जैसे मैंने बताया विवेक सर से मैंने सीखा था। इसका रीजन एक चीज ये था ना, लोग बोलते हैं, जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स लोग देते हैं कि भाई तुम रॉयल इनफील्ड बुलेट तुम गाड़ी ले रहे हो, उससे अच्छा है तुम बुलेट मतलब आइशर मोटर का शेयर ले लेते, तो 5 साल बाद या 10 साल बाद तुम 10 बाइक खरीद सकते थे और पैसे भी तुम्हारे पास इतने बच जाएंगे। मैंने बोला ठीक है, अगर मैं आज जो मान लीजिए सफारी मेरे को 24 लाख की पड़ी, 24 लाख रुपए में डाल देता, आज से 10 साल बाद मेरे पास मान के चलो 1 करोड़ हो जाता, मैं ऐसे हाइपोथेटिकल रैंडम नंबर 1 करोड़ हो जाता, तब सफारी की भी प्राइस मेरे को लगता है 10 साल बाद 50-60 लाख हो जाएगी, ज़्यादा भी हो सकती है। तो चलो मैंने आधे पैसे से खरीद लिया, आधा पैसा मेरा बच भी गया। लेकिन उस मोमेंट पे मैं क्या जो अभी इंजॉय कर पा रहा हूँ, अभी जो उसकी फीलिंग ले पा रहा हूँ, वो ले पाता नहीं ले पाता। ये वही बात हो गई, भूख अभी लगा है खा लेना। हाँ, तो वो मैं इंजॉय भी कर पाऊँ प्लस इस गिल्ट से भी बचूं, उसके लिए क्या सबसे बेस्ट मेथड है कि आप लग्जरी लो, साथ ही साथ इन्वेस्ट करो। तो अब ये था कि इन्वेस्ट कर देता हूँ तो गिल्ट से बच जाते हैं। तो थार जब ली थी तभी इन्वेस्ट करा था, सफारी ली थी तभी इन्वेस्ट करा था, क्विड के टाइम पे तो पता ही नहीं था इन्वेस्टमेंट वगैरह क्या होता है। और टीवीएस के टाइम पे हमने किया था, एक अपाचे मैंने बाइक ली थी, तो मैंने टीवीएस के शेयर में 30,000 रुपये डाले। 3 लाख की बाइक थी, 30,000 रुपये डाले थे, आज ऑलमोस्ट 3-4 गुना हो चुका है। 30,000 का आई थिंक 1 लाख से ऊपर हो चुका है, मतलब 120 हो जाएगा, 1,20,000 अगर 4 गुना कर 4 गुना होते 1 लाख से ऊपर हो चुका है, इतना पता है। तो मतलब मैं उन्हीं कंपनीज में डाल देता था। तो एक गिल्ट से बचने का बहुत ही सही तरीका मेरे को मिल गया विवेक सर से, तो उनको आज भी मैं बहुत कोटि बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं उनको। और उसके बाद फिर क्या हुआ, जैसे थार मैंने ली भाई के लिए, तो कभी थार मैं चला रहा हूँ, कभी सफारी भाई चला रहे हैं। तो अब ये कई लोगों ने बोला तुम्हारे पास एक गाड़ी थी तो तुमने क्यों ली, तो ताकि भाई सेफ्टी के लिए थोड़ा सा था, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ले लो भाई, सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल रोड पे आपको पता ही है गाड़ियां ठुकती रहती हैं। तो बेटर है, क्विड से तो बेटर है ये थार, या क्विड से तो बेटर ही है सफारी। तो वो हमने ले ली। तो बाइक के पास एक गाड़ी चली गई, एक मेरे पास, और बाकी जो क्विड है मार्केट में आने जाने के लिए या फिर घर पे रहता है इमरजेंसी लोकल, हाँ लोकल यूज़ के लिए। उसके बाद फिर 1 साल के बाद ऐसा था कि थोड़े बहुत पैसे भी बनाने लगे, शौक भी बढ़ने लगते हैं, तो फिर आप सोचा कि यार थोड़ी लग्जरी ब्रांड मिल जाएगा। ये कब की बात? देखिए हमने गाड़ियां जब भी ली थी सफारी ना, तब भी हमारे दिमाग में आता था BMW, मर्सिडीज या फिर कोई बड़ी गाड़ी रेंज रोवर, ये सब सोचते थे हम लोग, लेकिन लेने के पैसे नहीं होते थे। शौक तो था, मैं इन गाड़ियों के वीडियोस देखता था। जैसे BMW में फर्स्ट टाइम बैठा था 2017 में, मैंने जब एक हमारे ब्लॉगर मित्र हैं, तो उन्होंने अपने ब्लॉगिंग के पैसों से लिया था BMW। उन्होंने कोई कोर्स वगैरह नहीं सेल किया, मतलब गूगल एडसेंस के ही पैसे से लिया था। तो वो चीज़ मेरे को इंस्पायर करती है। देखो एक होता है कि लोगों को लगता है चलो कोर्स बेच रहे हैं तो भाई ज़्यादा पैसे इनके पास आ गए रहेंगे, खरीद लिया, वो अलग चीज़ है। लेकिन वो चीज़ अलग थी कि उन्होंने गूगल एडसेंस के ही पैसे से किया था। उनके साथ इंटरव्यू करने गया था तो उन्होंने बिठाया था, मैं तो डरते डरते उनके गाड़ी में बैठा था कि कहीं गंदी ना हो जाए और डांटने लगे मेरे को। तो मैं बैठा, फिर उसके बाद मैंने सेल्फी लेके गाड़ी के साथ की और फेसबुक वगैरह पे डाल दिया। तो मेरे को किसी ने मैसेज में बोला कि यार अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम, मतलब गाड़ी ही तो है, इतनी बड़ी बात क्या हो गई। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि 70 लाख की गाड़ी में बैठ रहा हूँ। मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि मैं 70 लाख अपने लाइफ टाइम में कमाऊंगा। जिस जगह हम लोग आ रहे हैं वो बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है। और आप सिर्फ बैठे नहीं, मैंने नोटिस करा कि आपने फोटो खींची और सोशल मीडिया पे डाल, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारा कंटेंट जा रहा है लोगों के पास, आपका कंटेंट। मैंने तो ये भी लिखा मेरी माय फर्स्ट BMW राइड। आपके नहीं थी? मेरी नहीं थी, मतलब राइड मेरी राइड पहली थी। नहीं, मैंने कभी किसी और की चीज को मैंने कभी दिखाने की कोशिश नहीं करी, अपना बता के कभी नहीं, अपना बता के नहीं, बट आपने फोटो डाली कि किसकी गाड़ी किसकी, उसको नहीं पता। नहीं, लोगों को पता हो गया होगा क्योंकि मैंने लिख दिया कि आज BMW में उसके बड़ा मजा आया, ऐसा करके मैंने लिख दिया। अगर मैं गाड़ी लेता तो मैं तो ऐसे लिखता ना कि मेरी नई गाड़ी आ गई। हाँ, मैंने राइड लिखा बेसिकली, ऐसे माय फर्स्ट BMW राइड। तो उस पर भी मेरे को 1-2 लोगों ने बोला, तो
मैंने सोचा यार मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, मे बी आपके लिए छोटी बात हो लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो वही मैं कह रहा हूँ, इन गाड़ियों से प्यार या फिर इन गाड़ियों से लगाव तो बहुत पहले से था। तो इवन जब सफारी में ले रहा था ना, तो एक हम लोग ऐसे यूट्यूब पे देख रहे थे, तो डिफेंडर का ना वो आया था, जेम्स बॉन्ड के साथ में एक एड शूट हुआ था। इवन जेम्स बॉन्ड की कोई मूवी में वो था, नो टाइम टू डाई करके, उसमें ना डिफेंडर को यूज किया था। डिफेंडर और रेंज रोवर ये सब दिखा रहे थे। तो डिफेंडर का ऐसे दिखा रहे थे कि गाड़ी उड़ के आ रही है और ऐसे पलटी उल्टी कर रही है, फिर सीधी हो रही है। तो वो देख के इतना मतलब गाड़ी भी सुंदर लग रही थी, और जो जिस तरीके से एड शूट किया था, एड था कि वो मूवी का ही सीन था, मेरे को इतना वो नहीं है, बट वो यूट्यूब पे मैंने देखा था। तब मेरे को लगा यार अगर पैसे होंगे ना तो ये गाड़ी लूंगा मैं, डिफेंडर। एंड 2021 में मैंने वीडियो देखी थी, मुझे याद है कि कोविड के जस्ट बाद मैंने देखी थी। तब पैसे वैसे नहीं थे इतने कि भाई हम गाड़ी मतलब सोच सकते थे, बट लेने का सोचना दूर दूर तक, मतलब उस समय कितनी की थी गाड़ी? यही 1 करोड़ से ऊपर की थी, 1 करोड़ 10-15 की होगी। ओके, और अब उसके बाद? फिर उसके बाद अभी जाके 2023 में मैं प्लान कर रहा था। तो 2023 में सोच रहा था, घर पे मैंने बोला था, भैया बोलते बहुत महंगी गाड़ी है। उसी समय मतलब भैया बोले अरे बहुत महंगी गाड़ी है, ये सब नहीं अभी ठीक है, सफारी थार तक ठीक है। मैंने बोला कि BMW हमें पसंद थी, बट सेडान गाड़ी नहीं प्रीफर कर रहे थे, क्योंकि अब आदत हो गई थी SUV की, कि SUV इसलिए कि भाई ब्रेकर वगैरह पे रुकना नहीं पड़ता है, अब आराम से जा सकते हो। सेडान के लिए जितना भी मतलब रुकना पड़ता है, फिर भी नीचे चला छू जाता है, और जब वो छूता है ना तो बड़ा तकलीफ होता है। और देखो बात की बात, भोकाल तो फिर भोकाल SUV मतलब में थोड़ी आएगा, ऊंची गाड़ी में है। SUV अब इंडिया में यही है, SUV जैसे फॉर्च्यूनर वगैरह इन सब का भोकाल ज्यादा रहता है। तो उसका जो नंबर है, जो इनिशियल है, आपने लगाया नंबर, हाँ, नंबर के साथ जो इनिशियल कोड लगा हुआ है, तो भोकाल तो फिर बचेगा ही। तो फिर क्या हुआ कि हमने सोचना शुरू किया, मैंने खरीद लिया डिफेंडर छोटा वाला। ये अभी जो भाई को भी दिखा रहा था मैं, तो ये मैंने छोटा वाला ले लिया 1 साल पहले ऑलमोस्ट, ठीक है, कि अब मैनिफेस्ट करूंगा इसको। मैनिफेस्ट, हाँ, कि मतलब ये मुझे चाहिए, अब लेना है इसको, अब इसके लिए मेहनत करनी है। जो थार थी आई बिलीव 15-16 लाख के लिए होगी आपने? हमें पड़ी थी 18 की, ऑटोमेटिक थी वो, 18 लाख की थी। गाड़ियों की मेरे को नॉलेज नहीं है इंटरेस्ट में। अगर हम लोग कहीं थार और डिफेंडर लेके जाते हैं ना, जो बच्चे होते हैं ना थार के पीछे जाते हैं, थार को ही ज्यादा चॉइस रखते हैं। डिफेंडर 1.3, हाँ, तो उसमें नंबर लेके, हमारे नंबर लेके और थोड़े एडिशनल खर्चे लेके 1.35 पड़ गया। आपका वो रूल है 4 टाइम 5 टाइम वाला, तो मतलब आपने 2000 आप सीधा पोल बोल रहे हैं। वो नहीं, मैं समझता हूँ। आगे पूछे। देखो, अगर हम डिस्कस कर ही रहे हैं, बिल्कुल, थार आई और डिफेंडर आई के बीच का जो समय था, आपने बोला मैनिफेस्टेशन भी हुआ, हाँ, पहले ये लिया छोटी वाली गाड़ी, फिर बड़ी गाड़ी। तो मतलब वो जो 3 वाला रूल या 4 वाला रूल वैसा, तो आपने इस पर्टिकुलर टाइम में इतना मेहनत किया? नहीं, एकदम से 1 साल में नहीं हुआ, मैं बताता हूँ। जैसे थार के लिए जो प्लानिंग थोड़ी पहले से चल रही थी, जैसे मान लो लिया तो हमने 2023 के शुरुआत में, लेकिन हमारा जो प्लानिंग था 2022 के मिड से शुरू हो गया रहेगा। तो वो लेने में या फिर लेना है कि नहीं लेना है, ये सब चीज़ों में टाइम थोड़ा लग जाता है। और जो थार हमने ली थी, तो थार मुझे लगता है भैया के पैसे से ली थी, तो भैया भी कमाते ही हैं, तो उनके पैसे से ली थी, तो उतना मेरे को सोचना नहीं था, लोन भी उन्हीं के नाम पे हुआ था। जो सफारी थी मैंने खुद के उस पर लोन करी थी, तो मेरे लिए टाइम मिल गया था 2021 से 24, मतलब ऑलमोस्ट 3.5 साल का गैप मिल गया था। तो और जैसे मैंने बताया कि सफारी के टाइम पे ही हमने इसका वो देखा था, वीडियो देखा था, तब से दिमाग में घूमता था। लेकिन 1 साल पहले इसको मैंने ले लिया कि अब ये नेक्स्ट हमारा होगा, जो भी नेक्स्ट चीज़ें मैं लेता हूँ उसका वॉलपेपर लगाता हूँ। जैसे जब मैंने बाइक ली थी ना, उसका भी वॉलपेपर मैंने अपने डेस्कटॉप उस पर लगाया था, लैपटॉप पे लगाया था। अभी भी जैसे डिफेंडर वाली फोटो अभी तक हटाई नहीं है, क्योंकि अभी कुछ सोच रहा हूँ मैं कि नया क्या वॉलपेपर लगाऊं। जेनर वगैरह तो नहीं यहाँ पे आपकी मतलब जैसे आपने बोली आपने कोई गाड़ी नहीं ली कि आपको नीड नहीं है, वैसे मेरे को जेट की नीड अभी तक नहीं समझ में आती है। अगर होगा तो रेंट वेंट कर लेंगे, या फिर आई थिंक रेंट पे मिल जाती है। लेने का सुना है कि खर्चा भी बहुत होता है पार्किंग का, तो वो सब कभी दिमाग में आया नहीं। हाँ, तो देखेंगे क्या आता है दिमाग में, उस पर अभी सोचूंगा। तो जो आपने बोला कि 3 to 4 टाइम, तो 3 to 4 टाइम नहीं है, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है, और 3 to 4 टाइम नहीं है, ऑलमोस्ट डबल बोल सकते हैं। बट फिर भी मैं ये पूछना चाहूँगा, या मेरा ऑब्जर्वेशन कि डबल ही सही है ना। कि अगर वो एक समय में आप ये सोच के चलते हो कि मेरी बाइक है 1 लाख की, 2 लाख की, या जैसे भी मेरे को 3-4 लाख 5 लाख होनी चाहिए, एंड इसका सेम अगर ये इट इज मान लो ये 1.3 की है, तो 2.6 होना चाहिए। तो मतलब क्या मैं ये समझूं कि यहाँ इस पर्टिकुलर टाइम में 2-2.5 साल में आपने मेहनत एक्स्ट्राऑर्डिनरी करी है? मेहनत करी है, और हाँ बिल्कुल,
24 घंटे सबके पास वही है। तो जैसे मैंने बोला मल्टीपल इनकम सोर्सेज पे हमने काम किया, और मैंने बोला कि एज अ यूट्यूबर आप 18 से 19 तरीकों से पैसे बना सकते हो, एज अ ब्लॉगर आप 13 से 14 तरीकों से पैसे बना सकते हो। और साथ ही साथ हमने टीम भी बढ़ानी शुरू कर दी थी, तो अलग अलग सोर्सेज हमारे बनते गए। तो भाई कहीं से हम $5,000 कर रहे हैं, कहीं से $10,000 कर रहे हैं, कहीं से 2,000 आ रहा है, कहीं से 3,000 आ रहा है, कहीं से 8,000 आ रहा है। तो ऐसे करके एक्यूमुलेटिव मतलब देखे तो अच्छा खासा हमारा बनने लगा था। ये क्या, तो ऑलमोस्ट 2022 के मिड से अच्छा पैसा बनने लगा था। क्योंकि ये कंटेंट क्रिएशन का जो आपका मेन फोकस था, और अभी भी ऑफ कोर्स कंटेंट क्रिएशन, या इसके अलावा भी आपने पिछले 2 सालों में कुछ और किया? नहीं, कुछ और नहीं किया, कंटेंट क्रिएशन ही किया। कंटेंट क्रिएशन में जैसे मान लीजिए सबसे पहला जो आपका होता है एड रेवेन्यू होता है, गूगल एडसेंस, ठीक है, ये हो गया। दूसरा हो गया ब्रांड स्पॉन्सरशिप। जैसे हमारे पास अगर खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, दूसरे का ही प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे। तो ब्रांड, उस समय मैं बोलता हूँ मेरे पास लाइनअप में 18 ब्रांड होते थे। अभी आज के रेट में 4-5 ब्रांड्स हैं, बट जो मेरा वो 2022 और 23 में 18 ब्रांड लाइनअप में होते थे। मेरे पास स्लॉट्स नहीं होते थे कि मैं उनको कि बोलूँ कि भाई अभी रुक जा। हाँ, कि वो लोग एडवांस पेमेंट देने के लिए बोलते थे, बट मेरे लिए ऊपर स्ट्रेस आ जाता था कि यार इनका भी वीडियो करना है। तो और मैं वही ब्रांड्स करता था जो मैं या तो खुद यूज कर सकता हूँ, या उससे प्रमोट करने से किसी को नुकसान ना हो, फायदा ही हो। हाँ, लालच के चक्कर में मैं कोई ऐसा चीज ना प्रमोट कर दूं जिससे उनका नुकसान हो जाए, माइंडसेट या नुकसान हो जाए। तो मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं कभी बेटिंग मैं नहीं प्रमोट करी, कभी नहीं करेगा ना ही मैं कभी ऐसी चीजें जो मुझे लगता है कि यार जैसे अब मेरे को कोई हेयर ऑयल आके दे दे, अब मेरे बाल खुद के झड़ रहे हैं, मैं कैसे बोलूं कि भाई तुम ये बाल लगाओ, तुम ये ऑयल लगाओगे तुम्हारे बाल आदिवासी वाले में नहीं आए कभी? आया, मैंने मना कर दिया। ऑलराइट, तो मैं वही चीज जो मैं खुद यूज कर सकता हूँ, या फिर अगर किसी को रेकमेंड कर रहा हूँ तो यूज करने लायक है, उससे कोई लॉस नहीं है। अब मेरे लिए कोई ऑयल काम नहीं कर रहा है, मतलब पैसे वेस्ट जा रहे हैं ना फिर। तो मैं कैसे किसी को बोल दूं कि यार ये तुम लगाओगे तो तुम्हारा बाल्डनेस चला जाएगा, या फिर तुम्हारे नए बाल आ जाएंगे। मैं झूठ कैसे बोलूं, मेरे से नहीं बोला जा रहा है, चाहे वो कितने भी पैसे हैं। एक ब्रांड था जो फॉरेक्स ट्रेडिंग का था, उसने मेरे को बोला था कि आप सिर्फ मग पे, अभी कोई बिलीव करेगा नहीं, 3 लाख से शुरू हुआ था। उन्होंने ऑफर करना शुरू कर दिया था, सिर्फ मग पे मेरे को रखने थे अपने पॉडकास्ट में। 3 लाख से शुरू किया था, 9 लाख तक गए थे पर एपिसोड। मैंने वो स्क्रीनशॉट मैंने लगाया था अपने इंस्टाग्राम पे कि ये मैं सिर्फ इसलिए कर पाता हूँ कि आप लोगों का प्यार है, और मैं लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहता हूँ, ना कि 1-2 वीडियो बना के मैं खत्म हो जाऊँ। फिर मेरे साथ भी ऐसी सेम स्टोरी हुई थी। एक कोई ब्रांड था जो जस्ट उनका क्या था कि एक लॉटरी टाइप का ही था। हाँ, कि प्रोडक्ट वगैरह, हाँ प्रोडक्ट वगैरह ऐड करना। मैं तो मेल ओपन भी नहीं करता। हाँ, सेम आप वाला ही केस था। मतलब उन्होंने मुझे 10 लाख तक ऑफर कर दिया, कि जस्ट 1 मिनट का शॉर्ट आउट अपने लाइव स्ट्रीम में देना है। हमने भी बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना किया था, और आप वाला ही काम हमने लाइव में लोगों को सुनाया भी, दिखाया भी, की वजह से हमने ये कैंसिल कर दिया। हमें जरूरत नहीं है वैसे ही। एक बार तो ऐसा हुआ कि रैंडमली इन्होंने अमाउंट बोल दी। हाँ, मैंने कहा चलो ऐसे शायद अमाउंट सुन के भाग जाएगा। हाँ, वो एग्री कर गए। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ। तो उसने 9 लाख तक ऑफर किया, मेरे को 1% भी अंदर से नहीं आया कि सेकंड थॉट दो कि मेरे को करना है। मैंने बोल दिया कि सर देखो, मेरा लास्ट वीडियो नहीं कि चलो जैसे तैसे 9 लाख रुपए लो, हटाओ, कर देते हैं, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। मैंने मना कर दिया। मैं फैंटेसी मैंने नहीं, एक बार किया होगा जब 2018 के टाइम पे, क्योंकि मैं नया था, मेरे को नहीं आइडिया था, तो फैंटेसी मैंने प्रमोट किया था। हालांकि फैंटेसी तो लीगल ही है इंडिया में, बट मैं नहीं रेकमेंड करता कि यार मैं नहीं चाहता कि जो चीज़ मैं खुद नहीं कर सकता, मैं बैठ के फैंटेसी नहीं खेलता, मैं क्रिकेट वाले वो टीम नहीं बनाता। तो मैं भी अपने ऑडियंस को नहीं सजेस्ट करूंगा कि तुम भी टीम बनाओ, उसमें टाइम वेस्ट करो, कि तुम ये एक्सपेक्ट करो कि 50 रुपए डालने से तुम 1 करोड़ जीत जाओगे। उससे अच्छा है तुम अपना काम पे फोकस करो, स्किल पे फोकस करो, उससे ज़्यादा तुम कमा लोगे। तो 1-2 बार मैंने किया होगा, एक बार किया था बहुत पहले 2018 में ही, 2020 के पहले जो किया है 1-2 दफ़ा किया होगा, इससे ज़्यादा नहीं किया रहेगा फैंटेसी वाले। तो मैंने पहले कुछ रूल्स बना लिए कि मुझे ये प्रोडक्ट्स नहीं प्रमोट करने हैं, तो नहीं किया। जैसे हेयर का मैंने बताया, क्रीम व्रीम आते हैं, तो भाई मैं को क्रीम नहीं मैं लगाता क्रीम, तो मैं कहाँ से क्रीम को बताऊँ, तो नहीं किया कभी। तो ये मैं श्योर था कि मुझे ये वाले ब्रांड्स प्रमोट नहीं करने हैं, तो नहीं करने हैं, चाहे कितने भी पैसे आ जाए, ठीक है। तो दूसरा पहला ऐड हो गया, दूसरा ब्रांड हो गया, तीसरा है अफिलिएट मार्केटिंग। तो अब हम सिखाते रहते हैं ब्लॉगिंग। अब ब्लॉगिंग में भी हम ऑप्शन देते हैं कि भाई आप चाहे तो फ्री ब्लॉगर के साथ जाओ, या अगर वर्डप्रेस पे बनाना चाहते हो तो उसके वर्डप्रेस के लिए आपको होस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अब आपको ही पता, होस्टिंग जितने भी ब्रांड्स हैं आपको अफिलिएट ऑफर करते हैं। और एक जैसे ये भी होता है कि अगर आप लंबे समय से किसी के साथ में हो तो आपको वो ज़्यादा अमाउंट भी ऑफर करते हैं। और तो हम 2-3 कंपनी के साथ में एसोसिएटेड थे,
तो उनके साथ करते थे, तो वहाँ से हमारा अच्छा खासा रेवेन्यू आता था। फिर थीम वगैरह आता है, थीम बहुत सारे पेड थीम होते हैं। तो अब होता क्या है कि लोगों को लगता है थीम की वजह से कोई जादू हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। थीम आप चाहे जो करो, तो बट लोग बोलते हैं कि यार जो आप थीम यूज कर रहे हो ना वही चाहिए, तो मैंने बोला ये है। बट मैंने अपना अफिलिएट लिंक लगा के रखा है कि भाई मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि मेरा अफिलिएट लिंक है, ये पैसे लगेंगे यहाँ पे तुम जब खरीदोगे। मैं क्लियरली बता देता हूँ कि भाई देखो यहाँ पे पैसे लगेंगे तुम्हारे, और तुम्हारे को फ्री वाला भी ऑप्शन बता रहा हूँ। तो मैं पूरी चॉइस लोगों पे ही देता हूँ, कभी ऐसा जब फोर्सफुली कोई चीज़ सेल करने की कोशिश नहीं करी है, कोई भी चीज़ हो। तो एक हमारा ये अफिलिएट हो गया। अफिलिएट में भी और भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ई कॉमर्स के लिए शॉपिफाई है, तो शॉपिफाई है, कीवर्ड रिसर्च करने के लिए सेमरस आता है, तो उसका भी अफिलिएट आता है। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स प्रोडक्ट्स हम प्रमोट करते हैं अफिलिएट के थ्रू। फिर वो आ जाता है, इसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा ब्लॉग इनकम आ जाता है, वेबसाइट। तो वेबसाइट से मोटा मोटी मतलब $1,500 से $2,000 ये हमारा ऑटो पायलट पे चलता रहता है मंथली पे। तो $1,500 से $2,000 वो आता रहता है, समझो कि एक पैसिव इनकम है। फिर उसके बाद जब इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चला, तो हमने इन्वेस्ट कर दिया, तो हमारा पोर्टफोलियो भी ऑलमोस्ट मतलब बढ़ता रहता है, अच्छा खासा बढ़ता रहता है। क्योंकि अभी तक तो कोविड के वजह से बुल रन नहीं चल रहा है, तो लकी मान लीजिए चाहे जो मान लीजिए चल रहा है, हमने इन्वेस्ट भी कर दिया उस टाइम पे, या इन्वेस्टमेंट सीख लिया उस टाइम पे, तो हमारे लिए अच्छा ही है, तो वो चल रहा है बढ़िया। तो मैं इसमें ये नहीं बोलूंगा कि मैंने इन्वेस्टमेंट में महारत हासिल कर ली है, बट हाँ ठीक है, सही टाइम पे इन्वेस्ट कर दिया, चल रहा है। तो ये इन्वेस्टमेंट का भी प्रोफाइल चलता रहता है। इसके अलावा एक दो और चीजें हैं जो हमारी बन रही हैं, जैसे कि एक हमने एक टूल बनाया पुश रॉकेट। तो ये हमारा पेड टूल है। कोई भी जैसे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर के वो लग जाते हैं, नोटिफिकेशन आ जाते हैं, या सब्सक्राइब लोग कर लेते हैं, बट ब्लॉग पे सब्सक्राइब करने के लिए क्या है, तो जब आप ब्लॉग पे जाते हो कई जगह आपने देखा होगा अलाउ का ऑप्शन आता होगा, यस नो का ऑप्शन आता होगा। हाँ, तो वो नोटिफिकेशन टूल्स जो होते हैं ना, पेड होते हैं। तो हमने मार्केट में सबसे कम प्राइस पे लॉन्च किया। तो अभी जो मार्केट में जो सबसे चीपेस्ट जो टूल था 70,000 का था, हमने लॉन्च किया 30,000 में, प्लस उसके साथ साथ है मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान भी लॉन्च कर दिया। मतलब चालू हो चुका है, तो ज़्यादा भी क्लाइंट्स नहीं आए, बट एक हमारा नया इनकम सोर्स ये भी बन रहा है, ये हमने बना दिया है। तो अब जैसे मैंने बोला कि जब तक आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तब तक आप दूसरे के प्रमोट करते हो। अब मैंने सोचा कि सब यूट्यूबर्स, सब क्रिएटर्स अपना अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो मेरा भी समय आ गया कि एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, और प्रोडक्ट हमने ऐसा सोचा जो हमारी ऑडियंस की हेल्प कर रहा हो और कम प्राइस में कर रहा है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो हमने वो बना दिया। तो ये चीज़ें है सर कि ये मल्टीपल इनकम सोर्सेज जो मेजर अभी जो मैंने बताया, ये हमारे मल्टीपल इनकम सोर्सेज है जहाँ से हम बना रहे हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा, राइट, जैसे आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में कहा कि ऑनलाइन पैसा बनाना है, प्रोडक्ट, सर्विस एंड देन मार्केटिंग, मार्केटिंग, कंटेंट रिलेटेड। हाँ, अभी आपकी सारी जर्नी देखी मैंने, और एंड पे जाके हम प्रोडक्ट्स पे आ रहे हैं। क्या अभी जैसे आपने जस्ट बोला कि बाकी के क्रिएटर्स भी जो हैं वो प्रोडक्ट्स पे आ रहे हैं, कोई व्लॉगिंग कर रहा था, किसी ने कुछ कर लिया, हाँ, या फिर किसी का कोर्सेज है, मैंने कोर्सेज नहीं बनाए। इसका रीजन ये था कि मैंने किसी वीडियो में बोल दिया था कि मैं कभी पेड कोर्सेज नहीं करूंगा। कोर्सेज बनाए। आप मतलब आपका क्या व्यू है कि कोर्सेज चाहे फ्री हो या पेड हो, है ना? नहीं, बिल्कुल। अगर साला बीटेक कर रहे हैं, मेरे 6-7 लाख रुपए खर्च हुए, हुआ तो कुछ नहीं, तो मैं जाके कॉलेज वालों से बोल तो नहीं रहा हूँ कि मेरा बर्बाद हो गया। वो तो मेरी मर्जी से मैं एनरोल किया था ना। प्रिंसिपल को तो नहीं बोलूंगा सर मेरी नौकरी लगी। हाँ, तो और नौकरी लगनी ना लगनी वो स्टूडेंट्स के हाथ में होता है। हालांकि मेरी नौकरी लग गई थी, मैं गया नहीं था, तो मेरे कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ था 4-5 लोगों का, बट मैं नहीं गया था क्योंकि मेरा पहले से क्लियर था कि मेरे को जॉब नहीं करना है, मेरे को इन्हीं सब चीज़ों में जाना है। इवन अच्छा जॉब नहीं मिलेगा ये भी था, और कोडिंग से रिलेटेड अगर मैं गलती से मेरे इंटरव्यू क्लियर भी कर लिया था तो उसमें मैं तबाह हो जाऊंगा, मेरे से होगा नहीं। तो वो एक अलग सिनेरियो था। 12,000 रुपए की थी उस समय लगी थी, 12 नहीं 18,000 की थी, सॉरी 18,000 की। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करूंगा, आपने डिफेंडर लिया, डिफेंडर की आपने वीडियो डाली कि आप मैंने ये बाय कर लिया है। अब हो सकता है बहुत सारे लोग सब गाड़ी की डाली है, सब सारी गाड़ी की डाली, तो हो सकता है बहुत सारे लोग 2 साल से या 3 साल से आपको देख रहे होंगे, और मे बी वो बंदा अभी भी उसी जगह पे स्ट्रगल कर रहा है जहाँ पे वो 2 साल पहले, लेकिन आपने सफारी ले ली, थार ले ली, डिफेंडर ले ली। तो आपको क्या लगता है कि सामने वाले बंदे के माइंड में कभी ऐसा आता होगा कि यार ये ग्रो करता जा रहा है, हमें कंटेंट दिखा दिखा के पैसा कमा के, और हम साला वहीं बैठ के हैं? मैं तो ये भी बोलता हूँ मत देखो। आता है ऐसा कमेंट आया है कोई? जैसे हाँ, ये तो है, कमेंट्स आते रहते हैं। मैं तो सीधा ही बोल देता हूँ, देखिए ये टोटली आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है कि आपको किसको देखना है, किसको नहीं देखना है। मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि आप वही कंटेंट कंज्यूम करो जो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा हो। आप मत रील देखो, आप मत एंटरटेनिंग वाले वीडियोस देखो, क्योंकि वो आपको खाया जा रहा है। एंटरटेन हो जाओ, 1-8 घंटा हो जाओ, पूरा दिन भर लगे रह रहे हो आप, किसी को एकदम अंधाधुंध सपोर्ट करने में लगे हो कि भाई तुमने जिसका मैं फैन उसको तुमने ऐसे कैसे बोल दिया। हाँ, तो आप आर्मी बनने लग रहे हो, ठीक है, सपोर्ट करो,
अच्छे वे में सपोर्ट करो, बट आप लड़ाई करने लग रहे हो, एक दूसरे को नीचा दिखाने लग रहे हो, ये सब मत करो। मैंने मेरे चैनल पे खुद बोला है, जैसे मैंने बोला कि अगर आप चाहते हो लाइफ में मतलब पैसे कमाना चाहते हो तो आप दूसरे का कंटेंट देखना बंद करो, अपना कंटेंट बनाना शुरू करो, या फिर दूसरे का कंटेंट देखना कम कर दो, क्योंकि सीखना भी जरूरी है। हम कहीं ना कहीं दूसरे के कंटेंट से सीखते भी है, देख के सीख रहे हैं। वही है, जो कंटेंट आपके जीवन में वैल्यूज ऐड कर रहे हैं, आप उन कंटेंट को वॉच करो, ना कि कुछ भी आप डांस देख रहे हो यार। दीपक भाई एक चीज बताइए, आप मेरे को एक चीज बताइए, कोई भी जो पहले इंटरनेट पे जब मेक मनी से रिलेटेड कोई कंटेंट डालता था तो कोई ये बताता था कि मैं अपने यूट्यूब से या इस काम से एक अल्टो भर का पैसा कमा लेता हूँ, या एक आईफोन भर का या 5 आईफोन भर का कमा लेता हूँ, कोई दिखाता नहीं था साफ साफ। तो कोई नहीं दिखाता था, मैंने ट्रांसपेरेंसी के साथ मैंने दिखाना शुरू कर दिया कि भाई देखो, सीधा सीधा देख लो, ये रेवेन्यू बना है, ब्लॉग पे ये रेवेन्यू बना है, हमारे अफिलिएट से ये रेवेन्यू बना है, इवन अफिलिएट तक का मैं दिखा रहा हूँ कि तुमने जो परचेस करा है उससे भाई देखो मेरे को ये रेवेन्यू बना। क्या ये सच्चाई है कि यूट्यूब पर जैसे लोग कहते थे कि ऑल्टो कमा लिया या 2 आईफोन जितना पैसा बना लिया, अगर सच्चाई बताऊंगा या दिखाऊंगा तो यूट्यूब ब्लॉक कर देगा या बैन कर देगा? कहीं ऐसा नहीं मेंशन है, एक जगह मेंशन है, जब एडसेंस जब आप अप्लाई करते हो, एडसेंस की जैसे कोई भी चीज आप जब अप्लाई करते हो ना, तो वो आता है टर्म्स एंड कंडीशन आते हैं, तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन में 11th पॉइंट पढ़िएगा, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आप टोटल रेवेन्यू दिखा सकते हो, आप सीटीआर ये सब नहीं दिखा सकते, इंप्रेशन सीटीआर ये नहीं दिखा सकते, आरपीएम नहीं दिखा सकते, ये सब नहीं दिखा। बेसिकली कैलकुलेशन मैथमेटिक्स वाली पहुंचे ना किसी के पास, हाँ, कि हम क्या दे रहे हैं, हम कितना सीपीएम देते हैं, ये सब नहीं दिखाना चाहिए। मैं इसीलिए मैं एकदम वो था, बेफिक्र रहता था भाई, टोटल इनकम दिखा रहे हैं, क्या दिक्कत है, सीटीआर और ये सब तो दिखा नहीं रहे हैं, जो अंदर की जो चीजें नहीं दिखा रहे हैं, बस डायरेक्ट इस वीडियो से इतना पैसा बना देख ले भाई, तो हमने दिखा दिया। कहीं ऐसा मेंशन नहीं है, मैंने पूरा पढ़ने की कोशिश करी, या फिर जो लोग ये बोलते हैं, मैं बोलता दिखा पहले तो, इवन लोगों को यही नहीं पता होगा 11th पॉइंट में लिखा है, वे तो मैंने पढ़ा है तब जाके मेरे को पता है। मैंने भी नहीं पढ़ा था, जब एडसेंस मेरा आया तो मैंने भी टर्म एंड कंडीशन नहीं पढ़ा था। तो जैसे दीपक भाई ने बोला कि ऑडियंस ऐसा बोलती है कि मैं 2 साल से यही पे अटका हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि भाई देखो आप एक्शन नहीं ले रहे हो, और मैं अगर गाड़ी दिखा रहा हूँ तो रोज रोज नहीं दिखा रहा हूँ, मैंने जिस दिन ली है वो दिखा दी, और कभी कभी अगर बाई चांस मैंने कोई वीडियो बना ली तो दिखा दी, व्लॉग कर दी तो, या फोटो में दिख गई तो, ऐसे रोज रोज नहीं दिखा रहा हूँ। मेरा वो काम भी नहीं है कि मैं रोज व्लॉगिंग करूँ ऐसे रोज, हाँ ये मेरा वही नहीं, बस मैंने बताया कि डिलीवरी ली है या गाड़ी बुक करी है वो दिखाई, या मेरी थार है और मैं आज थार मैंने इतने की लिया तो इतना मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, या सफारी लिए मैं इतने का इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, ये चीजें बस बताता हूँ 1 से 2 बार, उसके बाद आपको कहीं गाड़ी नहीं नजर आएगी, पूरे उसमें नजर नहीं आएगी। तो मेरा कभी ये रहा ही नहीं कि शो ऑफ मार के मैं लोगों से बोलूँ कि भाई देखो तुम ये कर सकते हो, इमोशन एक्सप्रेस करे वैसे। हाँ इमोशन, क्योंकि भाई इसी चीज से आई है, यूट्यूब से ही मैं कमा के मैंने लाई ये चीजें, तो भाई और एक दूसरी फैमिली है भी, यूट्यूब की जो ऑडियंस है जो आपको प्यार दे रही है, सपोर्ट कर रही है, देख रही है, तो एक दूसरी फैमिली है, तो उनके साथ भी शेयर करने बनता है, और जो मेरे से मिलता है, जो मेरे सब्सक्राइबर अगर मिलता है, उसको ही पता रहेगा कि भाई फैमिली के जैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, वो जो मिला होगा वो जानता रहेगा। कभी ऐसा नहीं रहा है कि कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि फैमिली बोलते हैं क्या गाड़ी में घुमाएगा, भाई मैंने घुमाया भी, घुमाता भी हूँ, मतलब जो मिल जाए मैं घुमा देता हूँ, तो कहने वाली बात नहीं रहती है। लेकिन अब सबके घर जब जाके थोड़ी बोलेंगे आजा भाई घूम ले, आजा भाई घूम ले। क्या पता आपने किसी को घुमाया गाड़ी में बिठा के, जैसे आपका वो BMW वाला सीन था, और उसकी लाइफ वो भी सही सोचे, वो रेंज रोवर ले ले, वो है तो जेट ले ले। वो इसको शॉर्ट में मैं सीधा बताना चाहूंगा, जब मैं अपने कॉलेज के बाद से जब मेरे को ऑनलाइन पैसे कमाने के बारे में पता चला था, तो मैं मुंबई गया था, तो मैंने घर पे ये बोला था मेरी जॉब लगी है, तो उस जॉब को मैंने ज्वाइन नहीं करा जो मेरे को कैंपस सिलेक्शन से हुआ था, क्योंकि वो जयपुर में था और मेरे को मुंबई जाना था यूट्यूब स्पेस की वजह से। तो वहाँ गया था, मैंने घर पे बोला था पापा को कि मेरी जॉब लगी है 12,000 की, मैं मुंबई जा रहा हूँ, वहीं से यूट्यूब भी करूंगा अपना पार्ट टाइम में और जॉब भी कंटिन्यू करूंगा। बस 2-2.5 साल के बाद मतलब बताया कि क्योंकि अब अच्छा चल चुका था यूट्यूब वगैरह, तो मैंने बोल दिया फुल टाइम यही कर रहा हूँ। और उसके बाद जब मैं मुंबई में मैंने घर लिया था 19 में, 2019 में, 16 में मैं गया था और 19 में मैंने घर लिया था। ऑलमोस्ट 2.5-3 साल लग गए मेरे को। तो उसमें भी भाई का मेरा बहुत सपोर्ट रहा, भाई हमेशा से शुरू से ही सपोर्ट करते, बड़े भाई हैं। उनकी जॉब पहले लग चुकी थी, 2014 में लग चुकी थी, एक वो फार्मासिस्ट है, हाँ तभी उन्होंने क्विट ली थी, 16 में उन्होंने क्विट ली थी, ऑलमोस्ट 1.5-2 साल जॉब करने के बाद उन्होंने ली, आई थिंक 15 में उनकी जॉब लगी थी। हाँ, तो अब वहाँ पे जब घर लिया था तो पापा को मतलब इसमें बुलाना था पूजा में, तो पापा को मैंने फ्लाइट से बुलाया था। पता था लेने से पहले तो जो रिसर्च वगैरह चल रही थी, आप देख रहे हो तो घर पे बताओगे, क्योंकि मैं तो बच्चा सा ही था। बहुत बड़ा डिसीजन लिया, बड़ा डिसीजन, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है और लोन भी थोड़ा बहुत है उसमें,
तो एक रिस्क तो इन्वॉल्व रहता ही है, और आपको भी पता है कि आप एक अननोन जगह पे जब लेने जाते हो तो आपको इतना नहीं पता होता है, और बहुत सारी चीजें सुन चुके रहते हो कि भाई बिल्डर्स फ्रॉड कर देते हैं, पता चलता है वही घर 4 लोगों के नाम पे लिखा हुआ है ना, ऐसे बहुत सारे सुनने में, या फिर पोजीशन नहीं मिलता है, तो डर तो था ही। तो पहले बता दिया था कि ऐसा ऐसा सीन है। तो जब पापा आए थे पूजा में तो बड़े खुश थे, 2-3 दिन वहाँ रहे। फिर वहाँ से जब वो गए, वापस घर गए, तो मेरी शॉप है पापा की, मेडिकल स्टोर है, तो जो भी शॉप पे आता था 2 दिन तक मिठाई बांटे थे कि भाई मेरे बेटे ने घर लिया है मुंबई में, ऐसा करके। तो और ये बात भी मुझे पता चली थी मेरे कजन से, मतलब मेरी बुआ के लड़के से, कि वो बता रहा था कि अरे मामा आज मिठाई बांटा था ना को। तो मतलब मेरे को पता चला तो बहुत अच्छा ये फील हुआ कि चलो पापा ने एटलीस्ट, अब पहले पापा ये चाहते थे कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब करें। मेरे मतलब एक सिस्टर है, 2 भाई है, तो चाहते थे कि कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब करे, क्योंकि हमारे इधर माना जाता है गवर्नमेंट जॉब का मतलब एक वैलिडेशन, एक आप अच्छा काम कर रहे हो, सेटल हो गए, एक इज्जत हो गई, बढ़िया समाज में इज्जत है। तो वो चीज के लिए चाहते थे पापा कि हम लोग करें। बट अब उनको मैंने देखा कि काफी प्राउड फील कर रहे हैं। उस टाइम पे मेरे को ऐसा फील हुआ कि अब पापा मान गए कि ठीक है, जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। तो वो मोमेंट था। मैं देखिए भाई, मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा यहाँ पे कि भाई मेरे को अगर आज की डेट में जो मेरे पास आज बैंक बैलेंस है, या जो भी मेरे पास है लिक्विडिटी, और सडनली पैसा आ गया और उसको हैंडल नहीं करना आया, तो एक तो आपका अपना एक्सपीरियंस और लोगों के लिए भी। तो अगर मेरे केस में, अगर मेरे पास एकदम से बहुत ज्यादा पैसा आ जाए, जैसे अभी जितना है अगर उससे 100x आ गया मान लीजिए, तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करूंगा उसको। जैसे अलग अलग एसेट्स, जैसे कि रियल एस्टेट हो गया, रियल एस्टेट में मोटा पैसा इन्वेस्ट होता है, तो रियल एस्टेट चाहे लैंड ले लिया, चाहे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर दिए कुछ, मतलब उसी से रिलेटेड। फिर उसके बाद स्टॉक्स में डालूंगा कुछ पैसे, स्टॉक्स में डाल दिया, अगर देखेंगे मार्केट बहुत ज़्यादा हाई है तो थोड़ा बहुत डालेंगे। फिर उस समय देखेंगे कि उस टाइम पे क्या ऐसे एसेट्स हैं जो अच्छे प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं, चाहे गोल्ड हो, चाहे रियल एस्टेट में ही। रियल एस्टेट में बहुत जगह पे एकदम से बूम आ चुका है, बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ चुका है, और आगे के 4-5 साल वाला प्राइस आज ही बढ़ चुका है कि आने वाले 4-5 साल में जो बढ़ेगा। फिर भी मैं अपॉर्चुनिटीज़ देखूंगा और वहाँ पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करूंगा। फिर कुछ जो मेरे चेकलिस्ट हैं, जैसे कि मेरे को ये चीज़ें मेरे को लाइफ में चाहिए, विश जो मेरे डिज़ायर्स हैं, विश है कि मेरे को ये चीज़ें चाहिए लग्जरी में, तो वो चीज़ें मैं खरीदूंगा। तो ऐसे मैं करके उनको हैंडल करूंगा। ओके, बट यू हैव प्लानिंग, आपके पास प्लानिंग है। और इन केस कहीं किसी की प्लानिंग खराब हो जाए, या ऑडियंस के लिए भी है, आपने तो ऑफकोर्स इतना अपना एक्सपीरियंस बनाया है तो आप हैंडल कर सकते हैं, या आपके पास प्लान है। किसी के पास प्लान ना हो और सडनली पैसा आ जाए, तो वो जाता भी बहुत जल्दी से है। और एक और चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा कि कितना भी देखे हम अपनी तरफ से प्लानिंग कर ले, चीजें खराब हो नहीं रहती, साला खराब हो ही जाता है। बट एक होता है कि बहुत सारे कंडीशंस में अगर हम फाइनेंशियली थोड़े अच्छे होते हैं अगर, तो हम डिसीजंस ले पाते हैं, ठीक ठाक डिसीजंस ले पाते हैं, रिस्क ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। तो उस सिनेरियो में सबसे पहले कहूंगा कि मोटा पैसा, जो भी पैसा आए उसका मोटा पैसा एटलीस्ट आप करो, शौक पूरे करो, जो भी चीजें खर्च करना है करो, जो जहां जाना है घूमना है सब करो, बट उसका एक मोटा पार्ट आप इन्वेस्ट करो और ऐसे एसेट्स में डालो, मतलब डाइवर्सिफाई करो, एक ही एसेट में मत डालो, और थोड़ा बहुत लिक्विड रखो। लिक्विड रखना जरूरी इसलिए है कि कभी भी कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकती, तो उसके लिए हार्ड कैश रहेगा, तभी जाके आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाओगे। अब जैसे कोविड मान लीजिए, कई लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी होगी, कई लोग डर भी रहे थे, या फिर कोविड क्या अभी जैसे इलेक्शन वाला देख ले माहौल, तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आया था कई लोगों के लिए। तो अगर आपने डाले थे वैसे? हाँ, जो मेरे पास लिक्विड थे सारे डाल दिए। वही है कि आपके पास थोड़ा लिक्विड में होना चाहिए। मुझे ये बताइए, ये जो आपने लिक्विड जब मार्केट नीचे आपने डाला, क्या मतलब बाजार को देखते हुए डाला या गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को देख के नहीं, मैं बताता हूँ। देखो सब ये तो कई महीनों से चल रहा था, 2-3 महीनों से, कि हमारी 400 की सरकार बनने वाली है और मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, लोग सबकी ये बातें कर रहे थे। और जिस दिन एग्जिट पोल आया था, तो एग्जिट पोल की वजह से मार्केट ऊपर भी गया था, ठीक है, और मेरे को लगा था कि नेक्स्ट डे भी ऊपर जाएगा, बट नेक्स्ट डे माहौल खराब हो गया। मैं बुक नहीं करता, मैं होल्ड करके रखता हूँ। मेरे पास इतनी वो है, पेशेंस है, वो क्षमता है कि मैं बोलता हूँ ठीक है, रहने दो, ऐसा है वैसा है। बस उस दिन देखा था 5 लाख का मेरा पोर्टफोलियो अप हुआ था, बड़ा खुशी हो रही थी। तो नेक्स्ट डे वैसे ही 5-6 लाख डाउन हुआ। अब मेरे पास जितने लिक्विड बने थे सारे मैंने उसमें डिमेट में डाल के, मेरे को जो स्टॉक्स लगे मैंने वो बाय कर दिया। ऑफ कोर्स प्राइस ऊपर आ गया ना, प्राइस तो उसके नेक्स्ट डे ही ऊपर आ गया। और अभी तो और ऊपर और कहीं निकलता चला जा रहा है। आपको फिर बुक करने का मन करता? प्रॉफिट सामने दिख रहा है कि यार इतना पैसा, जरूरत अभी नीड नहीं है। अगर मैं कहता हूँ पैसे आप तभी बुक करो, इवन मैंने सीखा ही है, जो भी
लोग हैं, इन्हीं लोगों से सीखा है कि जब आप तभी बुक करो या तो उसकी जरूरत है या कहीं और इन्वेस्ट करना है, उससे बेटर अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करना। हाँ, क्योंकि लिक्विड रखने का कोई फायदा नहीं है उसको। क्योंकि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप 100 रुपए कमा रहे हो तो आपने पूरा इन्वेस्ट कर दिया। 100 रुपए में से कुछ खर्चे के लिए तो रख ही रहे हो, कुछ लिक्विड तो रख ही रहे हो, आप जरूरतें तो आप चल ही रहे हैं, तो निकालने की जरूरत क्या है। तो बुक करके फिर क्या करोगे, बुक करके फिर तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट ही करोगे। तो अगर उससे बेटर अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो बुक करके आप इन्वेस्ट करो। तो मेरे को अभी फिलहाल जब तक बुल रन चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तब तक मैंने होल्ड करके रखा है, चला रहा हूँ। ओके, चलिए बहुत बढ़िया रहा। और सतीश भैया थैंक यू सो मच, लिटरली थैंक यू। बहुत मजा आया। बहुत सारी चीजें कुरेद दी हमने भी। बहुत सारी चीज, मतलब ऐसे नॉर्मली बात करते करते टाइम निकलता जा रहा, समझ में नहीं आता। हमने प्लान किया, एक बार आप लोगों को बताऊं, बहुत बड़ा कांड हुआ। 2.5 घंटे का पूरा पॉडकास्ट शूट हुआ एंड माइक वीडियो में नहीं है। इस बार उम्मीद करते कि आए हो। इस बार उम्मीद कर रहा है माइक में, मतलब ऑडियो नहीं था पूरे वीडियो में। एंड दोबारा फिर हमने सेटअप किया, दोबारा भी 2 घंटे के राउंड का पॉडकास्ट हमारा चल गया है। देन इसको वाइंड अप करेंगे हम। आप लोगों ने आपने बहुत बढ़िया इंसाइट्स दिए लोगों को। आप लोग लाइक करो यार, एंड पूरे पॉडकास्ट में कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा है उसको आप कमेंट करो। एंड लास्ट एक रैपिड फायर करें, खेले? कर लीजिए भैया। शादी कब कर रहे हो? शादी अब सोच रहा हूँ 1 साल के अंदर कर ही लो। क्या बात है, देखिए यार, देख रहे हैं। ग्रेट, ठीक है। अच्छा, अब मैं 2 ऑप्शन आपको दूंगा। आने वाला जो आपका नेक्स्ट कार होगा, कुछ फरारी और उस लेवल पे, या मर्सिडीज BMW के लेवल? यार BMW एक लेना है मुझे। ठीक है, मतलब एक मेरी गराज में हो, मैं चाहता हूँ मेरे पास हो। मैं क्योंकि मेरे को मतलब 2016-17 से ही मेरे को था कि BMW लेना है। मैं कॉलेज में था ना, तो जब BMW देख के मतलब एक अलग फीलिंग आती थी। बट मैं बता रहा हूँ मैंने लिया क्यों नहीं, क्योंकि मेरे को ये था कि अगर मैं जो गाड़ी लूँ, लगनी चाहिए कि इतने की मैंने गाड़ी ली है। और BMW वगैरह बहुत कॉमन थी, तो मेरे को डिफेंडर एक दिख रहा था, प्लस डिफेंडर थोड़ा सा यूनिक SUV भी है, ऊंची गाड़ी थी, तो ऊंची गाड़ी में भी आदत हो गई थी, तो मैंने मतलब नेक्स्ट चांस है कि मैं लेना है BMW लेना है। इवन कई लोग बोलेंगे कि BMW में भी SUV आती है, तो मैं X5 की भी टेस्ट ड्राइव लेने गया था, X3 भी मैंने चलाई थी, तो मेरे को मतलब वो फील था, वो नहीं आ रहा था। नहीं, सेडान वाला नहीं, SUV वाला ही चाहिए था। तो ये SUV है, X5 वगैरह SUV है। X5 का जो पीछे जो सीट है ना, तो वो जो थाई सपोर्ट मेरे को सफारी से कम लग रहा था। तो मैं जब भी जाता हूँ किसी गाड़ी को चेक करता हूँ, सबसे पहले थाई सपोर्ट चेक करता हूँ कि पीछे बैठने में कितना आराम है कि नहीं है। तो वो चीजें मैंने चेक करी, मेरे को उतना वो नहीं आया। फिर ये भी सुनने में आ रहा था कि नई वाली X5 आने वाली है, तो फिर मैंने उसको रोक के वो फिर डिफेंडर के लिए चले गए। चलिए, उससे पहले ये यहाँ पे कार बाजार वाला माहौल शुरू हो जाए और उसके फीचर्स और सीट्स के बारे में जानकारी देनी शुरू कर दे। सो इसको फिनिश करेंगे एक अलग तरीके से। मैं अपना एक बार इमोशन जो है एक्सप्रेस करके साइड होता हूँ, क्योंकि देखो मेरे को इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड कोशिश करी है मैंने भी और दीपू भाई ने भी कि एक एक चीज़ जैसे इन्होंने बोला कुरे दी जाए क्योंकि ये बिल्कुल अलग पॉडकास्ट था कि इनका ऑनलाइन का जो जर्नी था पैसा कमाने का, हमने उसको आज अच्छे से इनका एक्सपीरियंस समझा है। और इनफैक्ट आपने भी, मोस्ट ऑफ द लोग जो है, आप जो अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं उस दौर में से गुजरे होंगे, मैं भी गुजरा था, कि ऑनलाइन पैसा कमाना है, वो चाहे किसी भी तरीके से कमाया जाए, थ्रू वेबसाइट या प्रोडक्ट सर्विसेज एनीथिंग। बट सक्सीड कौन हुआ, रास्ते से कौन भटका, या हमने शायद अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया, हमने अपने आप को और अपग्रेड कर लिया, कुछ और ऑप्शंस लिए, वो चल गए हमारे लिए। तो ऐसा नहीं है कि हम एक ही चीज़ के पीछे भागे और ऐसे अपने आप को या अपना समय व्यर्थ कर दे कि हमसे कुछ हो भी नहीं रहा है, बट हम उसके लिए अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे हैं या गलती नहीं समझ पा रहे हैं कि कहाँ से हमें चीज़ें डाइवर्ट करनी है। आई एम श्योर बहुत सारे पॉइंट्स जो हमने यहाँ से निकालने की कोशिश करी इनके जर्नी के थ्रू, आपको लोग अच्छे लगे होंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। तो चलिए, मेरे को तो खैर बहुत अच्छा लगा इनसे बात करते हुए। मैं दीपू भाई को आगे बोलूँगा कि आप अपना कंक्लूजन दीजिए और हम आज के पॉडकास्ट को यहीं पे फिनिश करें। एग्जैक्टली यार, बहुत शानदार था। मतलब मुझे लग रहा है सतीश भाई पूरे यूट्यूब पे आपके अंदर इतना घुस के कोई नहीं निकाला होगा। मतलब ये सब बातें तो नहीं करी थी। इतनी बड़ी लेवल पे, इतना सर का जो था कि डबल वाला डबल ट्रिपल जो कर रहे थे कि गाड़ी लेने के डबल ट्रिपल होने चाहिए, इनडायरेक्टली आपको बता दिया है कितना पैसा 1 साल में कमाते हैं, कमेंट करके बताइए। और इसलिए मैं बताऊं, मैंने हर साल मैं दिखाता रहता हूँ कि मैं इतना पैसे बनाया, तो यूट्यूब का ही ऑलमोस्ट 100K के आसपास था। इशू हो गया था, तो यही सबसे पहले बोलते कोई नहीं फिर से कर लेंगे। लिटरली मैं घबरा रहा था, मुझे लगा यार सभी गुस्सा है क्या यार, ये तो क्रिएटर की स्पिरिट है, चीजें तो खराब होती रहती है, अब ठीक करना तो हमारा काम है। इट वाज ऑल इन ऑल अमेजिंग एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच गाइस। आप लोगों ने यहाँ तक देखा है, हम लोगों को बहुत सारी इनसाइट्स आपको मिली होगी। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।